Biggest breakthrough in physics. क्वार्क एंटेंगलमेंट फिजिक्स में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक क्वार्क एंटेंगलमेंट की खोज 2024 की सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। ये इतनी गहराई वाली खोज है कि ये ब्रह्मांड की हमारी मूल समझ को ही बदल देती है। कल्पना कीजिए, दो सूक्ष्मतम कण क्वार्क्स जो अपार दूरी पर स्थित हैं, फिर भी किसी रहस्यमयी तरीके से तुरंत आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक में बदलाव करें और दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। न कोई देरी, न कोई संकेत, न ही कोई भौतिक संपर्क। आइंस्टाइन ने इस रहस्यपूर्ण घटना को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, लेकिन 2024 में वैज्ञानिकों ने असाधारण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये रहस्यमयी जुड़ाव सिर्फ प्रकाश कणों जैसे फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स में ही नहीं, बल्कि क्वार्क्स में भी होता है, यानी उस स्तर पर जहां मैटर की रचना होती है। क्वार्क्स केवल छोटे नहीं होते, वे हमारे ब्रह्मांड के रेस्टलेस लेगो पीसेस हैं, हमेशा कंपन करते हुए, अत्यधिक गति से थरथराते हुए। यही प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और हमारे चारों ओर की हर वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन सामान्य लेगो ब्लॉक्स की तरह ये स्थिर नहीं रहते, ये अराजक गति में रहते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स नामक अपार शक्ति द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन्हें देखना ऐसा है जैसे बिजली को बोतल में बंद करने की कोशिश करना। और फिर भी 2024 में सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया। क्यों मायने रखता है ये खोज? क्वांटम एंटेंगलमेंट आधुनिक भौतिकी की एक आधारशिला रही है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां दो कण इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि एक को जानना तुरंत दूसरे के बारे में जानकारी देता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हों। अब तक ये प्रभाव हम सिर्फ फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जैसे नियंत्रित प्रयोगशाला कणों में देख पाए थे, लेकिन क्वार्क्स, वे भारी, अराजक होते हैं और क्षण भर में ही किसी अन्य कण में परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी एंटैंगल्ड स्टेट्स का अवलोकन लगभग असंभव माना जाता था, जब तक कि ये खोज नहीं हुई। सर्न में एक हाई एनर्जी टकराव के दौरान टॉप क्वार्क्स, सबसे भारी और सबसे अस्थिर क्वार्क्स की जोड़ी उत्पन्न हुई। ये कण कुछ ही क्षणों में विघटित हो जाते हैं, लेकिन उस क्षणिक अंतराल में वैज्ञानिकों ने कुछ असाधारण देखा। उनके क्वांटम स्टेट्स एंटैंगल्ड थे। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने दो सिक्के हवा में उछाले। सामान्य रूप से हर सिक्का हेड्स या टेल्स के रूप में स्वतंत्र रूप से गिरेगा, लेकिन अगर वे सिक्के क्वांटम एंटैंगल्ड होते तो एक का परिणाम जानने से तुरंत दूसरे का भी पता चल जाता, चाहे वे साथ हों या प्रकाश वर्ष दूर। यही वैज्ञानिकों ने क्वार्क्स में देखा। दो कण इतने गहराई से जुड़े कि एक की माप लेते ही दूसरे की स्थिति स्पष्ट हो गई। और भी चौंकाने वाली बात, क्वार्क्स कभी अकेले नहीं रहते, वे हमेशा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटम्स जैसे बड़े संरचनाओं का हिस्सा होते हैं। इन जटिल और अराजक संरचनाओं के बावजूद क्वार्क्स की एंटैंगल्ड स्टेट बरकरार रही। ये ऐसा है जैसे दो नर्तक पूरी तरह से एक साथ नृत्य कर रहे हों और उन्हें एक बवंडर में फेंक दिया जाए, फिर भी वे अपनी गति और ताल नहीं खोते। क्यों जरूरी है ये आपके लिए? क्योंकि क्वांटम एंटैंगलमेंट सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये क्रांतिकारी तकनीकों का द्वार है। क्वांटम कंप्यूटर्स, अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और शायद ऐसी तकनीकें जो विशाल दूरियों पर भी जानकारी को तुरंत भेज सकें, ये सब एंटैंगलमेंट की समझ पर आधारित हैं। और इससे भी अधिक प्रेरणादायक है इस घटना को देखने की सटीकता। पार्टिकल कोलिजन्स की अराजकता में फ्रैजाइल एंटैंगल्ड स्टेट्स का पता लगाना ऐसा है जैसे भूकंप के बीच में दो समन्वित दिलों की धड़कन खोज लेना। पर तकनीक से आगे भी एक बड़ा प्रश्न है। ये खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही चुनौती देती है। अगर क्वार्क्स, जो मैटर के सबसे मूल निर्माण खंड हैं, तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं, तो क्या हम एक ऐसे यूनिवर्स को देख रहे हैं जहां सब कुछ किसी न किसी स्तर पर गहराई से जुड़ा हुआ है? क्या डिस्टेंस केवल एक भ्रम है, हमारी सीमित परसेप्शन ऑफ रियलिटी द्वारा रचा गया एक धोखा? एंटैंगल्ड क्वार्क्स की खोज केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये एक दार्शनिक चुनौती है। ये उस पारंपरिक सोच को तोड़ती है कि ब्रह्मांड अलग अलग कणों से बना है जो केवल कारण और प्रभाव के नियमों से जुड़ते हैं। इसके बदले ये संकेत देती है कि ब्रह्मांड एक गहरे अदृश्य वेब जैसा है जहां कोई भी चीज वास्तव में अलग नहीं होती। और अंत में, इस खोज ने जितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उससे कहीं अधिक नए और गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
क्या हम एक दिन क्वार्क लेवल एंटेंगलमेंट को ऐसी तकनीकों के लिए उपयोग कर सकेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या ये रहस्यमयी संबंध तारों की उत्पत्ति, एटम की संरचना या जीवन की शुरुआत में कोई अदृश्य भूमिका निभाता है? हमें इन सवालों के उत्तर अभी नहीं पता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्वार्क्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट की खोज सिर्फ एक और वैज्ञानिक खबर नहीं है। ये रचना को समझना के हमारे नजरिए में एक भूचाल है। ये उस पर्दे में एक दरार की तरह है जिससे हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की एक झलक मिलती है। 2024 में डार्क एनर्जी के कमजोर होने के प्रमाण। 2024 में वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी के बारे में कुछ असाधारण खोजा, एक अदृश्य शक्ति जिसने अरबों वर्षों से हमारे यूनिवर्स को आकार दिया है। ये खोज हमारे कॉस्मिक मॉडल्स में एक मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के भविष्य और वास्तविकता की हमारी बुनियादी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है। इस खोज के महत्व को समझने के लिए आइए शुरुआत मूल बातों से करें। लगभग 25 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने एक क्रांतिकारी खोज की। यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे कांच की गोलियां एक अंतहीन फैलती रबर शीट पर रखी हों। इस एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार शक्ति को नाम दिया गया डार्क एनर्जी, जो यूनिवर्स की कुल ऊर्जा का लगभग 68% है। लेकिन बात यह है, डार्क एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकें, छू सकें या सीधे माप सकें। ये ना तो प्रकाश से, ना ही पदार्थ से और ना ही किसी ज्ञात ताकत से सीधे जुड़ती है। इसका अस्तित्व हमने अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सीज के व्यवहार के आधार पर अनुमानित किया। 2024 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और स्काई सर्वेस का उपयोग करते हुए डेटा में कुछ सूक्ष्म असामान्यताएं नोटिस की। जब उन्होंने विशाल समय और स्थान में गैलेक्सीज की गति और वितरण को मापा, तो उन्होंने पाया कि कॉस्मिक एक्सेलरेशन की दर शायद पूरी तरह से स्थिर नहीं है। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी, जिसे अब तक एक अपरिवर्तनीय कॉस्मिक फोर्स माना जाता था, अब डगमगा रही है। पहली नजर में ये एक छोटा परिवर्तन लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत बड़ा झटका है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, वो गणितीय ढांचा जिस पर हमने यूनिवर्स की समझ बनाई, मानता है कि डार्क एनर्जी एक स्थिर शक्ति है। अगर ये बदल रही है, तो इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ मूलभूत बात को समझ नहीं पाए। तो इसका कॉस्मोस के भविष्य पर क्या असर होगा? अगर डार्क एनर्जी स्थिर रहती है, तो यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा, ठंडा, अंधकारमय और खाली होता जाएगा। इसे कहते हैं बिग फ्रीज। लेकिन अगर डार्क एनर्जी कमजोर हो रही है, तो अन्य संभावनाएं भी बनती हैं। यूनिवर्स की एक्सपेंशन धीमी हो सकती है और वो एक स्थिर स्थिति में पहुंच सकता है, या फिर एक नाटकीय मोड़ में ग्रेविटी फिर से हावी हो सकती है और सब कुछ वापस खींच सकती है। एक विनाशकारी घटना जिसे कहा जाता है बिग क्रंच, बिग बैंग का उल्टा रूप। लेकिन टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखने से पहले वैज्ञानिकों को पूरी तरह निश्चित होना होगा। डार्क एनर्जी को मापना ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना पर किसी भूत के हल्के स्पर्श को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वैज्ञानिक टाइप ए सुपरनोवी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और आकाश में गैलेक्सीज के वितरण जैसे उपकरणों पर निर्भर हैं। 2024 में नेक्स्ट जनरेशन स्काई सर्वेज जैसे वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी द्वारा जुटाए गए डेटा ने अभूतपूर्व प्रिसिजन प्रदान की। यद्यपि ये पूर्ण प्रमाण नहीं है, लेकिन परिणाम बहुत ही प्रभावशाली थे। डार्क एनर्जी शायद वास्तव में स्थिर नहीं है। ये खोज गहरे और अस्थिर करने वाले प्रश्न उठाती है। आखिर डार्क एनर्जी है क्या? क्या ये एक स्थिर शक्ति है या एक गतिशील क्षेत्र, एक अदृश्य एनर्जी ओशन जो कॉस्मिक टाइम में बहता और बदलता रहता है? क्या ये हमें ऐसी नई लॉज ऑफ फिजिक्स की ओर इशारा कर रही है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं? और अगर डार्क एनर्जी बदल रही है, तो इसका मतलब यूनिवर्स के अंतिम भविष्य के लिए क्या है? ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दार्शनिक प्रश्न भी हैं। ये हमें उस विशाल अज्ञात से रूबरू कराते हैं जिसे हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। डार्क एनर्जी की ये कमजोरी एक ऐसे यूनिवर्स की ओर इशारा करती है जो स्थिर और पूर्वानुमेय नहीं है, बल्कि प्रवाही, गतिशील और अभी भी चौंकाने की क्षमता रखता है। हम अभी एक नई सीमा के किनारे खड़े हैं। डेटा आकर्षक है, प्रश्न गहरे हैं और परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं।
आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वैज्ञानिक आने वाले वर्षों में क्या खोजते हैं, चाहे डार्क एनर्जी और कमजोर हो, स्थिर हो जाए या पूरी तरह अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार करे। पर एक बात निश्चित है, ये खोज केवल एक साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाली बात है कि अभी भी हमारे चारों ओर कितना रहस्य बाकी है। यूनिवर्स कोई पूरी हुई कहानी नहीं है, ये एक चलती हुई कथा है और डार्क एनर्जी शायद वही मोड़ है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें, हर तारा, हर गैलेक्सी, हर कॉस्मिक वॉइड इस विशाल और आपस में जुड़ी कहानी का हिस्सा है और कहीं ना कहीं उसी कहानी में डार्क एनर्जी चुपचाप अंत को फिर से लिख रही है। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में ऐसा पदार्थ थामे हुए हैं जो डायमंड की तरह कठोर और संरचित महसूस होता है, लेकिन लिक्विड हीलियम की तरह बिना किसी प्रतिरोध के बहता है। ये किसी विरोधाभास जैसा लगता है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। लेकिन 2024 में फिजिसिस्ट्स ने इस चौंकाने वाली स्टेट ऑफ मैटर, एक सुपर सॉलिड के अस्तित्व की पुष्टि की। ये खोज कोई साधारण सफलता नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता की झलक है जहां भौतिकी के सामान्य नियम धुंधले पड़ जाते हैं और ब्रह्मांड ऐसे सिद्धांतों पर चलता दिखाई देता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब हैं। इस सुपर सॉलिड को समझने के लिए हमें पहले दो प्रमुख अवधारणाओं को समझना होगा, सॉलिड्स और सुपर फ्लूइड्स। एक सॉलिड वह होता है जिसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर सुव्यवस्थित और स्थिर होती है, परमाणु एक तय पैटर्न में जमे होते हैं। वहीं एक सुपर फ्लूइड बिल्कुल विपरीत होता है, ये बिना किसी रुकावट के बहता है, दीवारों पर चढ़ जाता है, यहाँ तक कि ग्रेविटी को भी चुनौती देता है। ये व्यवहार लगभग भूतिया लगता है। ये दोनों स्टेट्स बिल्कुल अलग प्रतीत होती हैं, जैसे किसी पदार्थ को एक ही समय में जमाना और उबालना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के सूक्ष्म स्तर पर ऐसे विरोधाभास केवल संभव ही नहीं बल्कि अपरिहार्य होते हैं। 2024 में वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा ठंडे परमाणुओं का उपयोग करके, जो एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा ऊपर तापमान पर थे, प्रयोगशाला में पहली बार एक सुपर सॉलिड बनाया और उसका अध्ययन किया। ऐसे तापमान पर पारंपरिक भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं। कण व्यक्तिगत नहीं रहते बल्कि एक एकीकृत क्वांटम वेव के रूप में व्यवहार करते हैं। और फिर जो हुआ वो हमारी उम्मीदों से परे था। एटम्स ने एक क्रिस्टलाइन ग्रिड में व्यवस्थित होकर एक सॉलिड की कठोर संरचना बनाए रखी, लेकिन साथ ही उन्होंने सुपर फ्लूइड बिहेवियर भी दिखाया, बिना किसी प्रतिरोध के लैटिस में बहते रहे। ये ऐसा था जैसे आपने एक आइस ब्लॉक लिया हो जिसमें से पानी बिना उसे पिघलाए या उसकी ठोस स्थिति को बदले आसानी से बह जाए। ये विरोधाभास अब केवल सैद्धांतिक नहीं रहा, ये देखा गया, मापा गया और सिद्ध हो गया। पहली नज़र में ये सुपर सॉलिड एक अजीब सी क्वांटम क्यूरियोसिटी लग सकती है, एक ऐसी चीज जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में कोई उपयोग नहीं। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसी ही खोजें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सुपर सॉलिड्स हमारे फेस ट्रांजिशंस को समझने के नजरिए को चुनौती देते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसे रूपों में पदार्थ कैसे बदलता है। अब तक हम इन रूपांतरणों को स्पष्ट परिभाषित चरणों में देखते आए हैं, लेकिन सुपर सॉलिड ये दिखाता है कि प्रकृति हमेशा ऐसी साफ सीमाओं का पालन नहीं करती। इससे ये संकेत मिलता है कि मैटर में एक छिपी हुई लचीलापन है, ऐसे गुणों का मिश्रण जो पहले असंगत माने जाते थे। सुपर सॉलिड्स एक दिन प्रिसिजन मेजरमेंट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकते हैं। कठोरता और शून्य प्रतिरोध का ये संयोजन ऐसे अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स को जन्म दे सकता है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को अभूतपूर्व सटीकता से पकड़ सकते हैं। लेकिन इससे भी आगे ये खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देती है। ये बताती है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसी श्रेणियां बस हमारी सुविधा के लिए बनाए गए फ्रेम हैं, ब्रह्मांड इन्हें मानने से इनकार करता है। ये डिस्कवरी केवल एक अजीब सी स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, ये उस संभावना की ओर संकेत करती है कि शायद सुपर सॉलिड्स ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद हों। क्या ये न्यूट्रॉन स्टार्स के केंद्र में बन सकते हैं जहां पदार्थ को अविश्वसनीय घनत्व में दबाया जाता है, या ब्लैक होल्स की अत्यधिक गुरुत्वीय स्थितियों में? ये सवाल केवल कल्पनाएं नहीं हैं, ये नए फ्रंटियर्स हैं जिनकी खोज अभी बाकी हैं। सुपर सॉलिड डिस्कवरी हमें ये स्पष्ट सिखाता है, क्वांटम मैकेनिक्स कोई जटिल सैद्धांतिक विचार नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड की छिपी हुई रूपरेखा है। और हर परत के नीचे हम कुछ ऐसा पाते हैं जो असंभव सा लगता है लेकिन पूरी तरह से वास्तविक होता है।
हालांकि विश्वसनीय क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना एक बड़ी चुनौती रहा है। क्यूबिट्स अत्यंत संवेदनशील होते हैं। थोड़ी सी भी हीट, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से क्वांटम डीकोहेरेंस हो सकता है, जिससे डेटा गड़बड़ा जाता है। 2024 में वैज्ञानिकों ने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की: एरर करेक्शन और स्केलेबिलिटी। एरर करेक्शन एक अदृश्य सुरक्षा जाल की तरह कार्य करता है, जिससे छोटे व्यवधान पूरे कैलकुलेशन को प्रभावित ना कर सकें। वहीं स्केलेबिलिटी यह सुनिश्चित करता है कि ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ने से पूरी प्रणाली अस्थिर ना हो जाए। इस वर्ष एक खोज सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है। गूगल की क्वांटम एआई टीम ने अपना नया क्वांटम चिप प्रस्तुत किया, जिसका नाम है विलो। विलो सिर्फ एक नया डिजाइन नहीं था, यह एक नया दृष्टिकोण था। इस चिप ने 5 मिनट में एक ऐसी समस्या हल कर दी जिसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हल करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स, एक के बाद 24 शून्य लेता। विलो ने केवल गणना नहीं की, इसने टाइम को मोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, इसका हमारे लिए क्या महत्व है? क्यों हमें ऐसे कंप्यूटर्स की परवाह करनी चाहिए जो केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथ प्रॉब्लम्स हल करते हैं? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग केवल गति की बात नहीं है, यह कैपेबिलिटी की बात है। यह उन समस्याओं के द्वार खोलता है जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर्स कभी हल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए क्रिप्टोग्राफी। आज के इंक्रिप्शन सिस्टम्स इस पर निर्भर करते हैं कि बड़े प्राइम नंबर्स को विभाजित करना बहुत कठिन होता है। पारंपरिक कंप्यूटर्स को इसमें लाखों साल लगेंगे, लेकिन एक परिपक्व क्वांटम कंप्यूटर इन्हें कुछ ही सेकंड में क्रैक कर सकता है। पर यह डरावना ना लगे, क्योंकि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी उसी प्रिंसिपल का उपयोग करके अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन भी दे सकती है। यह एक दो-धारी तलवार है। 2024 में क्वांटम कंप्यूटर्स ने फार्मास्यूटिकल्स और मटेरियल साइंस जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में भी प्रगति की। शोधकर्ताओं ने क्वांटम एल्गोरिदम से जटिल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का सिमुलेशन किया, जिससे नए ड्रग्स का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो गया। एक और महत्वपूर्ण प्रगति थी क्वांटम सिस्टम्स को स्थिर बनाना। नए एरर करेक्शन प्रोटोकॉल्स ने क्यूबिट्स को ज्यादा देर तक स्थिर रखने में मदद की, जो जटिल मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब केवल तकनीकी नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल भी है। क्वांटम सिस्टम्स जैसे जैसे अधिक उन्नत हो रहे हैं, वे कंप्यूटेशन और रियलिटी के बीच की सीमाओं को मिटा रहे हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर केवल डेटा की नकल नहीं करता, वह एक सूक्ष्म ब्रह्मांड बन जाता है, जहां कण उन्हीं अजीब और सुंदर नियमों के अनुसार आपस में क्रिया करते हैं जिन पर हमारा ब्रह्मांड चलता है। फिर भी यह क्रांति अभी शुरुआत में है। आज के क्वांटम कंप्यूटर्स राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज जैसे हैं, प्रभावशाली लेकिन सीमित। लेकिन 2024 की सफलताएं दिखाती हैं कि हम क्वांटम स्पेस शटल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स एआई, क्लाइमेट मॉडलिंग और फंडामेंटल फिजिक्स जैसी चीजों में क्रांति ला सकते हैं। वे ऐसे ट्रुथ्स उजागर कर सकते हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ कल्पना की है। हालांकि रास्ता कठिन है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। क्वांटम फ्यूचर अब कोई दूर की चीज नहीं, वह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। Biggest breakthrough in neuroscience. एआई पावर्ड ब्रेन चिप में सबसे बड़ी प्रगति। न्यूरोसाइंस और एआई पावर्ड ब्रेन चिप ने 2024 में मानवता को मस्तिष्क और मशीन के विलय की दिशा में एक निर्णायक कदम दिलाया। केवल अपने विचारों से कंप्यूटर, स्मार्टफोन या रोबोटिक आर्म को नियंत्रित करना अब तक केवल साइंस फिक्शन की कल्पना लगती थी, लेकिन इस वर्ष एआई पावर्ड ब्रेन इम्प्लांट्स ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया। जो कभी केवल कल्पनाओं तक सीमित था, वो आज रिसर्च लैब्स और क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे एक ऐसा भविष्य सामने आ रहा है जहां तकनीक केवल हमारे हाथों में नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क में होगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस (BCIs) इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। दशकों से वैज्ञानिक और इंजीनियर न्यूरल एक्टिविटी और डिजिटल सिस्टम्स के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर काम कर रहे हैं, जिससे मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच सीधी बातचीत हो सके। शुरुआती BCI संस्करण जटिल, आक्रामक और अक्सर अविश्वसनीय थे, जिन्हें बड़े और भारी उपकरणों की जरूरत होती थी और इनकी कार्यक्षमता सीमित थी। लेकिन हालिया प्रगति ने इस क्षेत्र को प्रिसिजन, एफिशिएंसी और वास्तविक जीवन की उपयोगिता तक पहुंचा दिया है।
इन विकासों के अग्रभाग में है प्रिसिजन न्यूरोसाइंस, जिसने 2024 में $102 मिलियन की फंडिंग जुटाई अपने क्रांतिकारी ब्रेन इम्प्लांट लेयर 7 कॉर्टिकल इंटरफेस के लिए। ये अल्ट्रा पतला उपकरण मस्तिष्क की सतह पर बिना नुकसान पहुंचाए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सटीकता से पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीवियर पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्तियों को केवल विचारों के माध्यम से कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस के साथ बातचीत करने की क्षमता देना। ये केवल सुविधा की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता और गरिमा लौटाने की बात है। उधर न्यूरोलिंक, जो इलॉन मस्क के नेतृत्व में है, ने 2024 में FDA अप्रूव्ड ह्यूमन ट्रायल्स के साथ सुर्खियां बटोरी। इसके वायरलेस ब्रेन इम्प्लांट्स ने परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर कर्सर्स और रोबोटिक आर्म्स को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ नियंत्रित करने की क्षमता दी। न्यूरोलिंक की विशेषता है इसकी दीर्घकालिक दृष्टि। प्रारंभिक लक्ष्य है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का उपचार, लेकिन भविष्य में ये कॉग्निटिव एनहांसमेंट, मेमोरी स्टोरेज और संभवतः टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की ओर अग्रसर है। साथ ही सिंक्रॉन, एक ऑस्ट्रेलियाई बायोटेक फर्म जो बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे टेक जायंट्स द्वारा समर्थित है, ने चैट जीपीटी जैसे एडवांस्ड AI सिस्टम्स को अपने ब्रेन इम्प्लांट्स में एकीकृत किया है। इसके परिणाम स्वरूप मोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित उपयोगकर्ता अब पारंपरिक आई ट्रैकिंग या फिजिकल इनपुट्स के बिना रियल टाइम में संवाद कर सकते हैं। AI केवल विचारों को समझता नहीं, वो लैंग्वेज पैटर्न्स की भविष्यवाणी करता है, जिससे संवाद अधिक स्पष्ट और प्रवाहमय हो जाता है। न्यूरल डिकोडिंग और AI ड्रिवन प्रिडिक्शंस का ये मेल इंसान और तकनीक के संबंध को जड़ स्तर पर बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, एक विरोधाभास भी सामने आता है। जितना अधिक हम मानव विचारों को समझने में सक्षम हो रहे हैं, उतनी ही पतली होती जा रही है वह रेखा जो ह्यूमन कॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच होती है। अगर AI हमारे विचारों के निर्माण में सहायता करने लगे, तो क्या वे विचार वास्तव में हमारे ही रह जाते हैं? ये केवल तकनीकी सवाल नहीं है, ये गहरे फिलोसॉफिकल प्रश्न हैं। ये तेजी से हो रही प्रगति कई एथिकल कंसर्न्स को भी जन्म देती है। न्यूरल डेटा शायद हमारी सबसे व्यक्तिगत जानकारी है, हमारी इच्छाओं, भय और निसंकोच विचारों की झलक। इस डेटा का स्वामित्व किसके पास होगा? इसे दुरुपयोग या शोषण से कैसे बचाया जाएगा? क्या गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेशंस इस तकनीक का उपयोग सर्विलेंस, मैनिपुलेशन या कंट्रोल के लिए कर सकती हैं? इन सवालों के जवाब हमें ब्रेन इम्प्लांट्स के व्यापक उपयोग से पहले ही खोजने होंगे। इसके अलावा ब्रेन इम्प्लांट्स के दीर्घकालिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं हैं। क्या ये उपकरण दशकों बाद हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकते हैं? क्या ये न्यूरल पाथवेज को अनअपेक्षित रूप से बदल सकते हैं? फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद AI पावर्ड ब्रेन इम्प्लांट्स के संभाव्य लाभ नकारे नहीं जा सकते। पैरालिसिस, लॉक्ड इन सिंड्रोम या न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के लिए ये तकनीक आशा की किरण है। मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और आत्मनिर्भरता की BCIs केवल चिकित्सा में ही नहीं, बल्कि एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी क्रांतिकारी रूप से बदल सकते हैं। सोचिए, यदि आप कोई नई भाषा सिर्फ सोचकर सीख सकें या AI की सहायता से किसी जटिल समस्या को हल कर सकें। लेकिन इतनी शक्ति के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। इनोवेशन और इंट्रूजन, एनहांसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के बीच की रेखा सावधानी से खींचनी होगी। गवर्नमेंट्स, टेक कंपनीज और समाज को मिलकर एथिकल फ्रेमवर्क्स और मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने होंगे। नहीं तो यही तकनीक जो स्वतंत्रता दे सकती है, दमन का उपकरण बन सकती है। 2024 की ये प्रगति केवल साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक कल्चरल टर्निंग पॉइंट है। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ह्यूमन और मशीन के बीच की सीमा धुंधली हो रही है। ये बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलन है जो इस मैपिंग फ्रूट फ्लाई ब्रेन, जिसकी अरबों न्यूरॉन्स और खरबों कनेक्शंस हैं, को लंबे समय से ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक माना जाता रहा है। लेकिन सोचिए, अगर हम किसी पूरे मस्तिष्क को पूरी तरह से मैप कर सकें, ना कि इंसान का बल्कि किसी छोटे जीव का, जैसे एक फ्रूट फ्लाई। वैज्ञानिकों ने यही कर दिखाया। उन्होंने एक वयस्क फ्रूट फ्लाई के मस्तिष्क का पहली बार पूरा मैप बनाया है। ये उपलब्धि सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके असर बहुत गहरे हैं हमारी इंटेलिजेंस, डिजीज और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ के लिए। फ्रूट फ्लाई का मस्तिष्क, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं, एक पॉपी सीड से भी छोटा होता है, लेकिन उसमें 1,39,000 से अधिक न्यूरॉन्स और 5 करोड़ से अधिक साइनाप्टिक कनेक्शंस होते हैं।
ये सभी न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से जुड़कर मेमोरी, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक दशकों से फ्रूट फ्लाइज को न्यूरोसाइंस में मॉडल ऑर्गेनिजम्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके मस्तिष्क की संरचना सरल होते हुए भी कई मामलों में मैमेलियन ब्रेन से मेल खाती है। इस मैपिंग का उद्देश्य केवल कीट का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये एक छोटे पैमाने का वह पजल है जिसे हल कर हम अपने खुद के मस्तिष्क के रहस्यों को समझ सकते हैं। इस स्तर की प्रिसिजन को हासिल करना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से मस्तिष्क को हजारों लेयर्स में काटा, हर परत इंसान के बाल से भी पतली। फिर इन परतों की नैनोमीटर रेजोल्यूशन पर इमेजिंग की गई। सिर्फ इमेजिंग से काम नहीं चला, ताकतवर एआई एल्गोरिदम्स ने इन तस्वीरों को जोड़कर एक पूरा 3D ब्रेन मैप तैयार किया, जैसे लाखों सूक्ष्म तस्वीरों से एक पूरा शहर फिर से बनाना। इस मैप से कई रोमांचक जानकारियां सामने आईं, जैसे निर्णय लेने और मेमोरी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार सर्किट पैटर्न्स, रिडंडेंट न्यूरल पाथवेज और दूर दराज की न्यूरॉन कनेक्शंस, जिनसे पता चला कि मस्तिष्क में सूचना कितनी कुशलता से प्रवाहित होती है। इससे पता चला कि न्यूरल आर्किटेक्चर के कुछ सिद्धांत सार्वभौमिक हो सकते हैं, जो केवल मक्खियों तक सीमित नहीं बल्कि स्तनधारियों और अंततः इंसानों पर भी लागू होते हैं। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और एपिलेप्सी जैसे ब्रेन डिसऑर्डर्स अक्सर न्यूरल कनेक्शंस के टूटने से होते हैं। इस पूरी तरह से मैप्ड ब्रेन को समझकर हम इन बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके उपचार खोज सकते हैं। एआई की दुनिया में ये फ्रूट फ्लाई ब्रेन एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट बन गया है। अब तक न्यूरल नेटवर्क्स को अधूरी जानकारियों पर आधारित किया गया था, अब हमारे पास एक संपूर्ण मॉडल है। ड्रग डेवलपमेंट में भी ये मैप क्रांति ला सकता है, जिससे हम दवाओं का असर न्यूरल सर्किट्स पर सटीक रूप से समझ सकेंगे। इस मैप से कई रोमांचक जानकारियां सामने आईं, जैसे निर्णय लेने और मेमोरी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार सर्किट पैटर्न्स, रिडंडेंट न्यूरल पाथवेज और दूर दराज की न्यूरॉन कनेक्शंस, जिनसे पता चला कि मस्तिष्क में सूचना कितनी कुशलता से प्रवाहित होती है। इससे पता चला कि न्यूरल आर्किटेक्चर के कुछ सिद्धांत सार्वभौमिक हो सकते हैं, जो केवल मक्खियों तक सीमित नहीं बल्कि स्तनधारियों और अंततः इंसानों पर भी लागू होते हैं। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और एपिलेप्सी जैसे ब्रेन डिसऑर्डर्स अक्सर न्यूरल कनेक्शंस के टूटने से होते हैं। इस पूरी तरह से मैप्ड ब्रेन को समझकर हम इन बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके उपचार खोज सकते हैं। एआई की दुनिया में ये फ्रूट फ्लाई ब्रेन एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट बन गया है। अब तक न्यूरल नेटवर्क्स को अधूरी जानकारियों पर आधारित किया गया था, अब हमारे पास एक संपूर्ण मॉडल है। ड्रग डेवलपमेंट में भी ये मैप क्रांति ला सकता है, जिससे हम दवाओं का असर न्यूरल सर्किट्स पर सटीक रूप से समझ सकेंगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब लक्ष्य है स्टैटिक मैप से डायनामिक मॉडल्स की ओर जाना, जो केवल कनेक्शंस नहीं बल्कि रियल टाइम फंक्शन को भी समझ सकें। भविष्य में वैज्ञानिक छोटे मैमल से शुरू कर प्राइमेट्स तक के ब्रेन्स को मैप करेंगे। हर कदम में हमें बेहतर कंप्यूटिंग पावर, इमेजिंग रेजोल्यूशन और डेटा एनालिसिस की जरूरत होगी। इस खोज का एक गहरा फिलोसॉफिकल पक्ष भी है। अगर एक छोटे मस्तिष्क की कनेक्शंस में इतनी जटिलता छिपी है, तो क्या हम एक दिन इसे कृत्रिम रूप से दोहरा सकते हैं? ये मैप सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं, ये बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी के बीच एक पुल है। ये हमें दिखाता है कि सबसे छोटा मस्तिष्क भी इंटेलिजेंस का ब्रह्मांड हो सकता है और इन्हें समझकर हम खुद को भी समझ सकते हैं। क्या हो अगर मेमोरी बेहतर करना, डिप्रेशन को कम करना या स्ट्रोक पीड़ितों की खोई हुई क्षमताओं को वापस लाना किसी सर्जरी, दवाओं या महीनों की रिहैबिलिटेशन थेरेपी के बिना संभव हो जाए? क्या हो अगर हम मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बारीकी से ट्यून कर सकें, वो भी बिना किसी कट या चीरे के? ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये है नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन (NIBS) की तेजी से बढ़ती हुई हकीकत, जो न्यूरोसाइंस और मानव स्वास्थ्य को ऐसे रूप में बदल रही है जिसकी हम एक दशक पहले सिर्फ कल्पना कर सकते थे। मूल रूप से इंसानी मस्तिष्क एक जटिल नेटवर्क है, अरबों न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। यही सिग्नल्स हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और यहाँ तक कि हमारी हरकतों को भी नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल संतुलन बिगड़ता है, चाहे वो डिप्रेशन, न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों या स्ट्रोक के बाद के प्रभावों के कारण हो, तो इसके परिणाम जीवन परिवर्तनकारी हो सकते हैं। नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन (NIBS) का उद्देश्य है इस इलेक्ट्रिकल ऑर्केस्ट्रा को बिना किसी चीरफाड़ के दोबारा संतुलित करना। NIBS कैसे काम करता है? ये तकनीक बाहरी उपकरणों का उपयोग करके खोपड़ी के माध्यम से चुनी हुई मस्तिष्क की सतहों तक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक पल्स भेजती है। आज की दो प्रमुख तकनीकें हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS),
ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिम्युलेशन TDCS। TMS चुने हुए मस्तिष्क क्षेत्रों में नर्व कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करता है। इसे डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD के इलाज के लिए FDA से मंजूरी मिल चुकी है और इसे अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के लिए भी रिसर्च में लिया जा रहा है। दूसरी ओर TDCS स्कैल्प पर इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हल्की विद्युत धारा भेजता है ताकि मस्तिष्क की गति को सूक्ष्म रूप से बदला जा सके। इसे कॉग्निटिव एनहांसमेंट, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन और यहां तक कि मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। 2024 में हुए प्रमुख ब्रेकथ्रूज। इस साल नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिम्युलेशन टेक्नोलॉजी में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। AI पावर्ड एल्गोरिथम्स अब मस्तिष्क के नेटवर्क्स को रियल टाइम में मैप कर सकते हैं। इससे खराब हो चुके मस्तिष्क क्षेत्रों को बेहद सटीकता से टारगेट करना संभव हो गया है। इलाज अब अधिक प्रभावी हो गए हैं, साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं और ट्रायल एंड एरर की जरूरत घट गई है। हाल ही स्टडीज से पता चला है कि अत्यधिक सटीक TMS उन मरीजों में भी रिमिशन ला सकता है जो अब तक किसी भी दवा या थेरेपी का जवाब नहीं दे पाए थे। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए ये किसी जीवन रेखा से कम नहीं। हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी के लिए महत्वपूर्ण है, को टारगेट करने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स में कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार देखा गया है, खासकर अर्ली स्टेज अल्जाइमर्स के मरीजों में। जिन बीमारियों के लिए अभी तक प्रभावी इलाज नहीं थे, उनके लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बदलाव का असर क्लिनिक से बाहर तक। अब इन तकनीकों का इस्तेमाल न केवल हॉस्पिटल्स में बल्कि आउट पेशेंट क्लिनिक्स और कुछ मामलों में घर पर भी किया जा सकता है। इससे लागत घटती है, हॉस्पिटल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती और इलाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। डिवाइस अब छोटे, पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा वियरेबल ब्रेन स्टिम्युलेशन हेडसेट जो आप ऑफिस, स्कूल या घर पर पहन सकते हैं, फोकस, क्रिएटिविटी या मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए। एथिकल सवाल और संभावनाएं। जैसे जैसे हम ब्रेन एक्टिविटी को बाहरी रूप से ट्यून करने की ताकत हासिल करते हैं, हमारे सामने कई गंभीर एथिकल डिलेमास आते हैं। क्या हमें इन तकनीकों का इस्तेमाल स्वस्थ व्यक्तियों में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जैसे परीक्षा के समय फोकस बढ़ाने के लिए? क्या ये तकनीकें किसी पर थोपी जा सकती हैं? साइड इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म असर का क्या? ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए सवाल नहीं है, ये पूरे समाज के लिए चुनौती है। भविष्य की दिशा। रिसर्चर्स अब और एडवांस्ड तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि AI और मशीन लर्निंग के साथ NIBS का संयोजन, ताकि व्यक्तिगत इलाज के नतीजे पहले ही प्रिडिक्ट और ऑप्टिमाइज किए जा सकें। वर्चुअल रियलिटी के साथ मिलाकर कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन के लिए डायनामिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना, जो मस्तिष्क की गति के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। वास्तविक जीवन में बदलाव। अब सिर्फ साइंस की बात नहीं, सारा को देखिए, जो एक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं। उनके बाएं हाथ की मूवमेंट चली गई थी। ट्रेडिशनल थेरेपी से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिम्युलेशन को फिजिकल एक्सरसाइज के साथ अपनाया, उन्होंने फिर से मूवमेंट, ताकत और आत्मनिर्भरता पा ली। ऐसी कहानियां अब असामान्य नहीं रहीं, ये आम होती जा रही हैं। निष्कर्ष, एक नया युग शुरू हो चुका है। नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिम्युलेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक विचार है, एक विकल्प है, एक आशा है। ये न्यूरोसाइंस का ऐसा क्षेत्र है जहां टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और नैतिकता मिलकर इंसानी दिमाग की नई व्याख्या कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। नॉन ओपियोइड पेन थेरेपीज, गैर नशीली दर्द निवारक तकनीकें। दशकों से दर्द से लड़ाई की कीमत भारी रही है। ओपियोइड दवाएं, जो प्रभावी होने के बावजूद लत, निर्भरता और ओवरडोज से मौतों का कारण बनी। लेकिन 2024 में सब कुछ बदला। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने ऐसी गैर ओपियोइड थेरेपीज में सफलता पाई जो बिना लत के दर्द से राहत देने का वादा करती हैं। पेन का विरोधाभास। ओपियोइड्स को दशकों तक सर्जरीज, क्रॉनिक पेन और असहनीय दर्द के इलाज में कॉर्नरस्टोन माना गया, लेकिन उन्होंने एक गंभीर समस्या पैदा की, एडिक्शन और घटती इफेक्टिवनेस। इस विरोधाभास ने वैज्ञानिकों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश में धकेला। सेफर सॉल्यूशंस की खोज शुरू हुई। 2024 के ब्रेकथ्रूज। FEM 1689, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, ओपियोइड रिसेप्टर से बिल्कुल अलग काम करता है। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी ISR को टारगेट करता है, एक सेल्यूलर नेटवर्क जो शरीर को स्ट्रेस, इंजरी और डिजीज से निपटने में मदद करता है। ये दर्द की संवेदनशीलता को कम करता है, हीलिंग को बढ़ावा देता है, वो भी बिना लत के जोखिम के। सुसेट्रीन, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स, नर्वस सिस्टम में पेन सिग्नलिंग पाथवेज को टारगेट करता है।
फेज 2 ट्रायल में ये प्लेसिबो से कुछ बेहतर नहीं रहा, लेकिन ये नॉन ओपियोइड दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। SRP-001 LSU हेल्थ न्यू ऑर्लियंस, नॉन एडिक्टिव, नॉन टॉक्सिक पेन किलर, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पास कर चुका है। FDA फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन मिला है। इसका मतलब है कि ये एक जरूरी मेडिकल जरूरत को पूरा करने वाला संभावित इलाज है। AI का योगदान, क्लीवलैंड क्लिनिक और IBM जैसे संस्थान अब AI की मदद से मैसिव डेटा स्कैन कर रहे हैं, नए कंपाउंड्स खोज रहे हैं और पुराने ड्रग्स को पेन रिलीफ में पुनः उपयोग कर रहे हैं। AI से क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही पता चल सकता है कि कोई कंपाउंड मानव शरीर पर कैसे प्रभाव डालेगा। समय, पैसा और जान तीनों बच सकते हैं। पेन की जटिलता और समाधान, दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भी होता है। एक जैसी चोट के बावजूद दो व्यक्ति अलग अलग स्तर का दर्द महसूस कर सकते हैं। नॉन ओपियोइड थेरेपीज का उद्देश्य है सही पाथवेज को टारगेट करके अधिक पर्सनलाइज्ड और प्रिसाइज उपचार देना। चुनौतियां अभी भी हैं। इन नई थेरेपीज को लंबे समय तक सुरक्षित साबित करना होगा। डॉक्टरों और मरीजों को इनके बारे में शिक्षित करना होगा। एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी अहम भूमिका निभाएंगी। नया युग, नई उम्मीद। नॉन ओपियोइड पेन रिलीफ अब दूर का सपना नहीं, ये हकीकत बन चुका है। हर नई खोज हमें उस दुनिया के करीब ला रही है जहां दर्द से राहत मिले बिना लत या निर्भरता के, और जहां मरीज बिना डर के ठीक हो सकें। 2024 की खोजें ये दिखाती हैं कि विज्ञान केवल समस्याओं का हल नहीं देता, वो संभावनाओं की परिभाषा बदल देता है। नैनो टेक्नोलॉजी का विकास। मानव मस्तिष्क को अक्सर नोन यूनिवर्स की सबसे जटिल संरचना के रूप में वर्णित किया जाता है, और अब 2024 में वैज्ञानिक इसके रहस्यों को पहले से कहीं अधिक करीब से समझने की दिशा में बढ़ रहे हैं। न कि स्कैल्पल या माइक्रोस्कोप के साथ, बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये सूक्ष्म उपकरण हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहे हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, माइंड कंट्रोल डिवाइसेस और यहाँ तक कि कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स के लिए रास्ता खुल रहा है, जो कभी केवल साइंस फिक्शन की दुनिया में ही मुमकिन थे। न्यूरल इंटरफेसेस, जिन्हें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs भी कहा जाता है, दशकों से किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। इनका उद्देश्य डिसेप्टिवली सरल है, मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करना। हालांकि प्रारंभिक संस्करणों में कई सीमाएं थीं। ये कठोर मटेरियल्स पर आधारित होते थे जो समय के साथ मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते थे, और उनकी इन्वेजिव प्रकृति के कारण उनका दीर्घकालिक उपयोग व्यवहारिक नहीं था। सिग्नल्स कमजोर हो जाते थे, इन्फ्लेमेशन हो जाता था और तकनीक रुक जाती थी। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्तर पर काम करके वैज्ञानिक अब ऐसे न्यूरल इंटरफेसेस बना सकते हैं जो न केवल अत्यधिक सटीक हैं, बल्कि बायोकम्पैटिबल, फ्लेक्सिबल और मस्तिष्क की गतिविधियों को बेहतरीन रेजोल्यूशन के साथ रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रगति ग्राफीन बेस्ड इम्प्लांट्स का उपयोग है। ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की केवल एक परत से बनी होती है, जो हेक्सागोनल लैटिस में व्यवस्थित होती है, और इसके गुण लगभग फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। ये लाइट वेट, फ्लेक्सिबल है और बिजली का उत्कृष्ट कंडक्टर है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्राफीन न्यूरल प्रोब्स विकसित किए हैं जो मस्तिष्क की सतह के साथ बिना किसी नुकसान के या इम्यून रिस्पॉन्सेस को सक्रिय किए बिना घुल मिल सकते हैं। ये इम्प्लांट्स दीर्घकालिक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और मस्तिष्क की गतिविधियों को अद्भुत विस्तार के साथ रिकॉर्ड व स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रगति ग्राफीन बेस्ड इम्प्लांट्स का उपयोग है। ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की केवल एक परत से बनी होती है, जो हेक्सागोनल लैटिस में व्यवस्थित होती है, और इसके गुण लगभग फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। ये लाइट वेट, फ्लेक्सिबल है और बिजली का उत्कृष्ट कंडक्टर है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्राफीन न्यूरल प्रोब्स विकसित किए हैं जो मस्तिष्क की सतह के साथ बिना किसी नुकसान के या इम्यून रिस्पॉन्सेस को सक्रिय किए बिना घुल मिल सकते हैं। ये इम्प्लांट्स दीर्घकालिक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और मस्तिष्क की गतिविधियों को अद्भुत विस्तार के साथ रिकॉर्ड व स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक और प्रमुख खोज है फ्लोरिनेटेड इलास्टोमर्स से बने फ्लेक्सिबल न्यूरल प्रोब्स। परंपरागत कठोर मटेरियल्स के विपरीत ये प्रोब्स मुलायम और लचीले होते हैं, जो मस्तिष्क के ऊतकों की प्राकृतिक बनावट की नकल करते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग की संभावना कम होती है, जिससे ये उपकरण लंबे समय तक प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं।
वैज्ञानिकों ने पहले ही ये दिखा दिया है कि ये डिवाइसेस लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता की न्यूरल रिकॉर्डिंग्स बनाए रख सकते हैं, जिससे क्रॉनिक ब्रेन इंटरफेसिंग के नए रास्ते खोल रहे हैं। साथ ही ट्रांसपेरेंट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस भी न्यूरोसाइंस के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रहे हैं। ये सिस्टम ग्राफीन इलेक्ट्रोड्स और ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी को मिलाते हैं, जिससे वैज्ञानिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने और न्यूरल एक्टिविटी को वास्तविक समय में देखने में सक्षम हो जाते हैं। ये डुअल कैपेबिलिटी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की एक समग्र समझ प्रदान करती है, जहां विद्युत और दृश्य डेटा को एक एकीकृत चित्र में बदला जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये तकनीकें मेनस्ट्रीम अडॉप्शन के करीब पहुंच रही हैं, वे एक गहरा पैराडॉक्स भी साथ ला रही हैं। जितना अधिक हम मस्तिष्क में तकनीक को शामिल करते हैं, उतना ही हमें प्राइवेसी, कंसेंट और यहाँ तक कि फ्री विल जैसे नैतिक सवालों का सामना करना पड़ता है। क्या होगा जब कोई मशीन हमारे विचारों को माइक्रोस्कोपिक प्रिसिजन के साथ पढ़ सके या शायद उन्हें प्रभावित भी कर सके? हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये तकनीकें सर्वेलेंस या मैनिपुलेशन के लिए दुरुपयोग न हों? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें अनदेखा करना अब संभव नहीं, क्योंकि हम इस अज्ञात क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूरल इंटरफेसेस के अनुप्रयोग व्यापक और परिवर्तनकारी हैं। मेडिसिन में ये पैरालिसिस, एपिलेप्सी या न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस से पीड़ित मरीजों के लिए आशा की किरण हैं। इनके माध्यम से मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन पाथवेज बनाए जा सकते हैं, जो मोटर फंक्शंस को बहाल कर सकते हैं, सीजर्स को दबा सकते हैं और कॉग्निटिव डिक्लाइन को धीमा कर सकते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन से परे कॉग्निटिव एनहांसमेंट की संभावना बेहद रोमांचक है। क्या एक दिन न्यूरल इंटरफेसेस हमारी मेमोरी को बेहतर बना सकेंगे, लर्निंग को तेज कर सकेंगे या शायद ज्ञान को सीधे डाउनलोड करने की अनुमति भी दे सकेंगे? और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन के क्षेत्र में ये तकनीक ऐसा भविष्य ला सकती है जहां हम उपकरणों को कीबोर्ड या टच स्क्रीन से नहीं बल्कि केवल विचारों से नियंत्रित करें। हालांकि आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये सुनिश्चित करना कि ये उपकरण बिगेस्ट ब्रेकथ्रू इन बायोलॉजी। हर जीवित प्राणी, हर इंसान, जानवर, पौधा और माइक्रोब को एक ही एंसेस्टर से जोड़ने की कल्पना करें। सिर्फ रूपक रूप में नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप में। 2024 में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली उपलब्धि हासिल की। उन्होंने लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर का अब तक का सबसे विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये पृथ्वी पर हर जीवित चीज की उत्पत्ति के बारे में एक गहरी अंतर्दृष्टि है। लूका पहला जीवन रूप नहीं था, बल्कि वो अंतिम कॉमन एंसेस्टर है जिसे आज के सभी जीवन रूप साझा करते हैं। कल्पना कीजिए, ये लाइफ ट्री की वो मूल शाखा है जिससे हर शाखा निकली। वैज्ञानिक अब अनुमान लगाते हैं कि लूका लगभग 4.2 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में था, जब पृथ्वी एक युवा उथल-पुथल भरा ग्रह था जो मीटियोर से प्रभावित था और भीषण गर्मी और रेडिएशन में नहाया हुआ था। दशकों तक माना जाता रहा कि ऐसा वातावरण जीवन के लिए बहुत शत्रुतापूर्ण था, लेकिन ये खोज उन धारणाओं को चुनौती देती है। चौंकाने वाली बात केवल लूका का अस्तित्व नहीं बल्कि उसकी जटिलता है। लंबे समय तक लूका को एक आदिम और सरल जीव माना गया था, लेकिन नए शोध बताते हैं कि उसका जीनोम अत्यंत जटिल था। लूका में 2600 से अधिक फंक्शनल प्रोटीन्स थे, जो दर्शाते हैं कि ये एक अत्यधिक अनुकूलनीय और संसाधनपूर्ण जीव था। इससे यह संकेत मिलता है कि जीवन ने सिर्फ आरंभिक पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं पाया, बल्कि बहुत जल्दी विकसित भी हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि लूका शायद हाइड्रोजन रिच एनवायरनमेंट्स में फला फूला, जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स या उथले पूल्स। इन वातावरणों ने जीवन को ऊर्जा दी, लेकिन लूका केवल जीवित नहीं था, वो अभ्यास कर रहा था। लूका में यूवी रेडिएशन से क्षति को ठीक करने की क्षमता थी, जो बताता है कि वो सतह के करीब रहता था। यह लूका को एक नाजुक जीवन रूप नहीं बल्कि एक मजबूत पायोनियर बनाता है। लेकिन ये खोज महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लूका को समझना केवल अतीत की ओर देखना नहीं बल्कि एवोल्यूशन को नए सिरे से समझना है। लूका की जटिलता यह दर्शाती है कि उन्नत जैविक प्रणालियां हमारी अपेक्षा से कहीं पहले विकसित हो गई थीं। यह इंसाइट न केवल पृथ्वी के लिए बल्कि अन्य ग्रहों के जीवन की संभावनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि लूका चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकता था, तो यूरोपा या एनसेलेडस जैसे मून्स पर भी जीवन संभव हो सकता है।
यह खोज केवल यह नहीं बताती कि हम कहां से आए, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन कहां कहां हो सकता है। लूका एक स्मरण है कि हर पेड़, हर पक्षी, हर मानव, सबका एक गहरा मॉलिक्यूलर संबंध है। लूका की जेनेटिक कोड आज भी हमारे डीएनए में गूंजती है। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि जीवन सिर्फ एंड्योर नहीं करता, वो इनोवेट करता है। फिर भी ये लूका पर अंतिम शब्द नहीं है। हर खोज नए सवाल लाती है। लूका की जटिल जेनेटिक आर्किटेक्चर इतनी जल्दी कैसे विकसित हुई? किसने इसे ढाला? और सबसे रहस्यमयी प्रश्न, लूका से पहले क्या था? यह खोज सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर संकेत करती है कि जीवन अपने शुरुआती स्वरूप में ही साहसी, रचनात्मक और अकल्पनीय रूप से जिज्ञासु था। इसलिए अगली बार जब आप पेड़ की सरसराहट सुने, किसी पक्षी का गीत सुने या दर्पण में अपनी छवि देखें, तो याद रखें, हम सब की जड़ों में लूका था, एक सूक्ष्म पायोनियर जिसने वो मंच तैयार किया जहां से सब कुछ शुरू हुआ, जो हम हैं और जो जीवन आगे बन सकता है। नैनो रोबोट्स फॉर कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के लिए नैनो रोबोट्स का विकास। कल्पना कीजिए कि एक सूक्ष्म रोबोटों की सेना जो इंसानी बाल से हजारों गुना छोटी है, आपकी रक्त वाहिकाओं में अत्यंत सटीकता से यात्रा कर रही हैं। उनका मिशन है कैंसर सेल्स को ढूंढना और नष्ट करना बिना किसी स्वस्थ ऊतक को नुकसान पहुंचाए। ये कोई भविष्य की साइफाई मूवी का दृश्य नहीं है, बल्कि 2024 की सबसे रोमांचक वैज्ञानिक सफलताओं में से एक है। अब टारगेटेड कैंसर थेरेपी में नैनो रोबोट्स केवल एक कल्पना नहीं रह गए हैं, ये वास्तविकता बनते जा रहे हैं। पिछले कई दशकों से कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे पारंपरिक कैंसर ट्रीटमेंट्स एक दो-धारी तलवार रहे हैं। वे कैंसर सेल्स को नष्ट तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वस्थ ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं और मरीज कमजोर हो जाते हैं। लेकिन नैनो रोबोट्स इस कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये उपचार का एक क्रांतिकारी तरीका पेश करते हैं जो आणविक स्तर पर काम करता है और ट्यूमर्स को अभूतपूर्व सटीकता से निशाना बनाता है। 2024 में स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक प्रगति की। उन्होंने ऐसे नैनो रोबोट्स विकसित किए जो छिपे हुए आणविक हथियारों से लैस हैं। ये हथियार सामान्य ऊतकों में निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन ट्यूमर्स के अम्लीय सूक्ष्म पर्यावरण में सक्रिय हो जाते हैं। इस खोज से कोलैटरल डैमेज कम होता है, साइड इफेक्ट्स घटते हैं और पेशेंट आउटकम्स में उल्लेखनीय सुधार होता है। एक और आशाजनक विकास आया माइक्रोबॉट्स के रूप में, जिन्हें एल्गी से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया। इन बायो इंजीनियर्ड रोबोट्स को सीधे फेफड़ों के ट्यूमर्स में कीमोथेरेपी ड्रग्स पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। माउस मॉडल्स में ये तकनीक सर्वाइवल रेट को 40% तक बढ़ाने में सक्षम रही। इन माइक्रो रोबोट्स की जैविक प्रेरणा उन्हें शरीर में स्वाभाविक रूप से गतिशील बनाती है। नैनो रोबोट्स को कई प्रकार के मैकेनिज्म्स के साथ डिजाइन किया गया है। ये कैंसर सेल्स की सतह पर मौजूद विशिष्ट मार्कर्स को पहचानकर उन पर लक्षित हमले कर सकते हैं। लक्ष्य पर पहुंचकर ये दवाओं को सीधे ट्यूमर में छोड़ते हैं, जिससे थेरेप्यूटिक एजेंट की अधिकतम मात्रा उस स्थान पर पहुंचती है जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। कुछ नैनो रोबोट्स को जेनेटिक मटेरियल ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये छोटे एजेंट्स कैंसर प्रमोटिंग जीन्स को साइलेंस कर सकते हैं या ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स को सक्रिय कर सकते हैं। केमिकल अप्रोचेस के अलावा कुछ नैनो रोबोट स्थानीय रूप से हीट या मैकेनिकल फोर्सेस उत्पन्न कर कैंसर सेल्स को शारीरिक रूप से नष्ट कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक रणनीति है। ये तरीके केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, इन्हें लेबोरेटरी और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में वास्तविक सफलता मिली है। हालांकि हर उभरती तकनीक की तरह नैनो रोबोट्स भी कई चुनौतियां लेकर आते हैं। ये सुनिश्चित करना कि ये सूक्ष्म मशीनें प्रतिकूल इम्यून रिस्पॉन्सेस को उत्पन्न न करें, इंसानों में सुरक्षित उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें शरीर के विशाल और गतिशील पर्यावरण में प्रिसाइजली लक्ष्य तक पहुंचाना एक बड़ी इंजीनियरिंग हर्डल है। साथ ही बड़े पैमाने पर नैनो रोबोट्स का निर्माण करते समय उनकी प्रिसिजन और फंक्शनैलिटी बनाए रखना एक तकनीकी चुनौती है। ये चुनौतियां असंभव नहीं हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि नैनो रोबोटिक थेरेपी को प्रयोगशाला से निकालकर अस्पतालों में लाने का रास्ता आसान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि नैनो रोबोट्स का आगमन एक दार्शनिक चुनौती भी पेश करता है, द पैराडॉक्स ऑफ प्रिसिजन। जितना अधिक सटीक और ऑटोनॉमस ये मशीनें होंगी, उतना ही मुश्किल होगा इनके व्यवहार को पूर्वानुमानित और नियंत्रित करना। जैसे जैसे हम अपने शरीर के अंदर इन माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स को तैनात करने के करीब पहुंचते हैं, हमें सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो अब तक किसी अन्य मेडिकल टेक्नोलॉजी ने नहीं उठाए। इसके बावजूद नैनो रोबोटिक थेरेपी का भविष्य बेहद उज्जवल दिखता है।
शोधकर्ता ऐसे डिजाइन पर काम कर रहे हैं जो नैनो रोबोट्स को कई काम एक साथ करने की क्षमता दें, जैसे दवा पहुंचाना, रियल टाइम इमेजिंग और उपचार प्रतिक्रिया की निगरानी, वो भी एक ही सिस्टम में। कल्पना कीजिए कि आपके यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार तैयार किए गए नैनो रोबोट्स जो आपके शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स प्रदान करें। ये प्रगति चिकित्सा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंजीनियरिंग को मिलाकर एक नई हेल्थ केयर फ्रंटियर बना रही हैं। हर खोज के साथ साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। इस तकनीक का मूल उद्देश्य सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उस सूक्ष्म दुनिया के साथ हमारे संबंध को बदलने वाला कदम है। ये कैंसर ट्रीटमेंट को एक भोंडे औजार से बदलकर एक प्रिसाइज इंटेलिजेंट इंटरैक्शन में बदलने की दिशा है, और ये मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण है कि सबसे कठिन चुनौतियों को भी जिज्ञासा और नवाचार के साथ पार किया जा सकता है। नैनो रोबोट्स की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है, ये सूक्ष्म चमत्कार केवल उपकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का प्रतीक है जहां कैंसर जैसी बीमारियों से अब व्यापक हमलों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म सटीकता से लड़ा जाएगा। जीन एडिटिंग में जबरदस्त प्रगति। 2024 में मानवता ने जीवन के मूल कोड को फिर से लिखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज की प्रगति ने हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के इलाज, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को सुधारने और एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने की दिशा में पहले से कहीं अधिक पहुंचा दिया है, वो भी उस सटीकता के साथ जो पहले साइंस फिक्शन जैसा लगता था। इस साल ने वो मोड़ दर्शाया जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा टूटने लगी। इन सफलताओं की अगुवाई कर रहा है कैज़वी, दुनिया का पहला क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी, जिसे 2023 के अंत में मंजूरी मिली। ये क्रांतिकारी उपचार 2 गंभीर रक्त विकारों को लक्षित करता है, सिकल सेल डिजीज यानी एससीडी और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट बीटा थैलेसीमिया यानी टीडीटी। इन बीमारियों ने वर्षों से लाखों लोगों को पीड़ा, ऑर्गन डैमेज और खराब जीवन गुणवत्ता का सामना करवाया है। कैज़वी मरीज के ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स को एडिट करता है, जिससे फीटल हीमोग्लोबिन का उत्पादन दोबारा शुरू हो जाता है, एक शक्तिशाली ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल। क्लिनिकल ट्रायल्स में अद्भुत परिणाम देखने को मिले। 93.5% एससीडी पेशेंट्स को 1 साल तक कोई पेन क्राइसिस नहीं हुई। यह केवल एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा है उनके लिए जो सालों से एक दर्दनाक जीवन जी रहे थे। लेकिन 2024 में जीन एडिटिंग का प्रभाव केवल हेल्थ केयर तक सीमित नहीं रहा। एग्रीकल्चर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ने वो परिणाम दिए जो पहले असंभव माने जाते थे। चाइना में वैज्ञानिकों ने टमाटर्स की शुगर प्रोडक्शन जीन्स को संशोधित किया। परिणाम स्वरूप टमाटर 30% अधिक ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्तरों के साथ अधिक मीठे बन गए, वो भी उनके आकार से समझौता किए बिना। ये केवल स्वादिष्ट सलादों की बात नहीं है, ये स्मार्टर एग्रीकल्चर, बेहतर उपज और कठिन परिस्थितियों में फसलों को विकसित करने की क्षमता है। 2024 की सबसे रोमांचक प्रवृत्तियों में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ना। अब एआई एल्गोरिथम्स का प्रयोग सिंगल गाइड आरएनएस यानी एसजीआरएनएस की प्रभावशीलता का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जा रहा है, जो क्रिस्पर टारगेटिंग में एक महत्वपूर्ण घटक है। एआई विशाल डेटा सेट्स का विश्लेषण कर सकता है, जिससे जीन एडिट्स का डिजाइन अधिक प्रभावी, सटीक और तेज बनता है। कैलिफोर्नियाज आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा एक नया तरीका विकसित किया गया है, ब्रिज आरएनए मेथड, जो डीएनए में बदलाव को बिना कटिंग और रिपेयर के संभव बनाता है। इसे डीएनए के लिए एक मॉलिक्यूलर वर्ड प्रोसेसर समझिए, जो विशेष अनुक्रमों को फिर से लिख सकता है बिना उन साइड इफेक्ट्स के जो पारंपरिक क्रिस्पर से हो सकते हैं। ये विधि उन रोगों के इलाज में बड़ी संभावना रखती है जो जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण होते हैं। हालांकि इतनी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इतनी सटीकता से जीन्स को एडिट करने की क्षमता कई एथिकल क्वेश्चंस उठाती है। हम इसकी सीमाएं कहां तय करें? क्या इसका प्रयोग केवल रोगों को रोकने में हो या ह्यूमन एनहांसमेंट्स के लिए भी? इन उपचारों की पहुंच किसके पास होगी और किसके पास नहीं? ये काल्पनिक नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दे हैं जो पॉलिसी, रेगुलेशन और पब्लिक ट्रस्ट को परिभाषित करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यदि जिम्मेदारी से संभाला जाए तो जीन एडिटिंग के लाभ इसकी रिस्कों से कहीं अधिक हैं। सिकल सेल अनीमिया और बीटा थैलेसीमिया अब जीवन भर की सजा नहीं रहेंगे।
पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, कठिन जलवायु में पनपने वाली फसलें और AI ड्रिवन जीन थेरेपीज, ये सब हमारे भविष्य को पहले से अधिक उज्जवल बना रहे हैं। 2024 की ये प्रगति केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, ये एक फिलॉसफिकल शिफ्ट है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। हमारा DNA, हमारी पहचान का ब्लूप्रिंट अब अछूता नहीं रहा, ये एडिटेबल, अडैप्टेबल और इम्प्रूवेबल है। ये शक्ति आशा भी लाती है, असाध्य रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए, फूड स्कार्सिटी से जूझती दुनिया के लिए और एक ऐसे भविष्य के लिए जहां जीन्स में छुपी संभावनाओं को मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं और एक बात निश्चित है, जीन एडिटिंग की कहानी अभी शुरू हुई है और इस शक्ति का उपयोग हम कैसे करेंगे, यही मानवता के भविष्य को परिभाषित करेगा। अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट में उन्नति। कल्पना कीजिए कि आपके DNA में एक मामूली बदलाव आपके मस्तिष्क को हमारी पीढ़ी की सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक से बचा सकता है। 2024 में वैज्ञानिकों ने एक असाधारण खोज की, एक दुर्लभ जेनेटिक वेरिएंट जो अल्जाइमर्स डिजीज के विकसित होने के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से कम कर देता है। ये केवल चिकित्सा अनुसंधान का एक और अध्याय नहीं है, बल्कि ये समझने और लड़ने के तरीके में एक संभावित मोड़ है, एक ऐसी बीमारी के खिलाफ जिसे मानवता सबसे ज्यादा डरती है। दशकों से अल्जाइमर्स एक रहस्यमयी और लगातार बढ़ने वाला ब्रेन डिसऑर्डर बना रहा है, जो धीरे धीरे मेमोरी, पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी को मिटा देता है। इस बीमारी के केंद्र में टॉक्सिक प्रोटीन्स का जमाव होता है, मुख्यतः एमिलॉइड बीटा प्लेक्स और टाउ टैंगल्स, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता और संप्रेषण को बाधित करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि APOE4 जीन जैसे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स अल्जाइमर से जुड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा जीन जो जोखिम को कम करे, उसे खोज पाना हमेशा असंभव सा लगता था। अब तक वैज्ञानिकों ने जब बड़े पैमाने पर जेनेटिक डेटा सेट्स का विश्लेषण किया, तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। कुछ लोग जिनके पास उच्च जोखिम वाले जीन्स थे, फिर भी अल्जाइमर्स के प्रति आश्चर्यजनक रूप से रेजिस्टेंट थे। उनके मस्तिष्कों में उम्र बढ़ने के बावजूद टॉक्सिक प्रोटीन का बहुत कम जमाव पाया गया। गहराई से जांच करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि इन लोगों की रेजिलियंस का रहस्य एक दुर्लभ म्यूटेशन में छिपा था, FN1 जीन फाइब्रोनेक्टिन 1। फाइब्रोनेक्टिन एक प्रोटीन है जो सेल स्ट्रक्चर बनाए रखने, वुंड हीलिंग में सहायता करने और ब्लड ब्रेन बैरियर को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये एक सुरक्षात्मक परत होती है जो मस्तिष्क को हानिकारक तत्वों से बचाती है। नया खोजा गया FN1 वेरिएंट इस प्रोटीन की क्षमता को इस हद तक बढ़ा देता है कि ये विशेष रूप से एमिलॉइड बीटा जैसे टॉक्सिक वेस्ट को साफ करने में अत्यधिक सक्षम हो जाता है। इसे यूं समझिए जैसे आपके मस्तिष्क में एक अल्ट्रा एफिशिएंट सफाई टीम हो, जो लगातार उन अणुओं को हटाती है जो अल्जाइमर्स को जन्म देते हैं। वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड सिमुलेशंस, लैब ग्रोन ब्रेन सेल्स और एनिमल मॉडल्स जैसे ज़ीब्रा फिश पर प्रयोग करके इस खोज की पुष्टि की। जब फाइब्रोनेक्टिन को घटाया गया तो एमिलॉइड का जमाव और न्यूरोनल डैमेज बढ़ गया। इसके विपरीत फाइब्रोनेक्टिन एक्टिविटी को बढ़ाने से प्रोटीन क्लियरेंस में सुधार हुआ और मस्तिष्क को नुकसान से बचाया जा सका। इस खोज का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये म्यूटेशन अत्यंत दुर्लभ है। केवल 3% से भी कम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के पास ये प्रोटेक्टिव वेरिएंट है। फिर भी जिन लोगों में ये FN1 म्यूटेशन है, उन्हें अल्जाइमर्स होने का 70% तक कम जोखिम होता है, चाहे उनके पास APOE4 जैसे अन्य जोखिमकारी जीन्स हों। ये मानो DNA में एक छोटा सा परिवर्तन बड़े खतरे को निष्क्रिय कर देता हो। लेकिन ये खोज सिर्फ चुनिंदा लोगों को समझने की बात नहीं है। ये खोज इस बारे में है कि कैसे इस प्रभाव को हर किसी के लिए दोहराया जा सकता है। अब वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या कोई ड्रग बनाई जा सकती है जो FN1 वेरिएंट के इस सुपरचार्ज्ड बिहेवियर की नकल कर सके। क्या क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य में ये म्यूटेशन कृत्रिम रूप से एट रिस्क इंडिविजुअल्स में डाला जा सकता है? ये अब काल्पनिक विचार नहीं रह गया, बल्कि साकार संभावनाएं बन चुकी हैं। इस खोज के पीछे गहरी भावनात्मक गूंज भी है। अल्जाइमर सिर्फ यादें नहीं चुराता, ये समय, संबंध और गरिमा भी छीन लेता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां परिवारजन अपने प्रियजनों को धीरे धीरे खोते देखते हैं, बेबस। ये जेनेटिक डिस्कवरी सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये आशा की बात है। फिर भी ये सफर अभी अधूरा है। FN1 वेरिएंट की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझना, सुरक्षित उपचार विकसित करना और नैतिक सवालों का सामना करना अभी बाकी है।
क्लिनिकल ट्रायल्स ये साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि क्या ये खोज वाकई लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट बन सकती है। इस खोज की सबसे गहरी बात यह है कि कभी-कभी मानवता की सबसे जटिल समस्याओं का उत्तर सबसे छोटे बदलावों में छिपा होता है। एक जीन में मामूली वेरिएशन, एक माइक्रोस्कोपिक शिफ्ट हमारे भाग्य को बदल सकता है। ये सिर्फ अल्जाइमर्स अनुसंधान की दिशा में एक उपलब्धि नहीं है, ये उस युग की झलक है जहां प्रतिरोधक इलाज से बेहतर होगी और भयावह बीमारियां शायद एक दिन पूरी तरह रोकी जा सकेंगी। ये हमें याद दिलाता है कि हर सेल, हर डीएनए स्ट्रैंड अनकही गुप्त बातें छिपी हैं, जिनमें से हर एक स्वस्थ, लंबा जीवन जीने की कुंजी हो सकती है। जैसे जैसे वैज्ञानिक इन जेनेटिक मिस्ट्रीज को खोलते हैं, एक बात स्पष्ट होती जाती है। भविष्य की चिकित्सा सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं होगी, बल्कि उन्हें शुरू होने से पहले ही रोकने के बारे में होगी। और शायद अल्जाइमर्स एक डरावनी नियति नहीं, बल्कि एक हल हो चुकी बीमारी की याद बनकर रह जाएगी। पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता। इस वर्ष मानवता ने आधुनिक चिकित्सा की सबसे जटिल समस्याओं में से एक, ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन्स की ग्लोबल शॉर्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। दशकों से हजारों मरीज लिम्बो में फंसे हुए थे। उनका जीवन एक मैचिंग डोनर ऑर्गन की अनिश्चित उपलब्धता पर निर्भर था। लेकिन इस साल विज्ञान हमें उस भविष्य के और करीब ले गया जहां किसी की मृत्यु सिर्फ ऑर्गन न मिलने के कारण नहीं होगी। इसका श्रेय एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल अचीवमेंट को जाता है, सक्सेसफुल पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट। नवंबर 2024 में एलाबामा की एक 53 वर्षीय महिला टाना लूनी तीसरी इंसान बनी जिन्हें जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग से किडनी ट्रांसप्लांट मिला। 8 साल तक थकाऊ डायलिसिस और अनिश्चितता के बाद उनका सर्जरी NYU लैंगोन हेल्थ, न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि केवल 11 दिन में ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उन्होंने वर्षों बाद फिर से ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता महसूस की। यह केवल एक महिला की जीत नहीं थी, बल्कि उन हजारों मरीजों के लिए आशा की किरण थी जो आज भी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। इस सफलता के केंद्र में है जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी 2 अलग-अलग स्पीशीज के बीच ऑर्गन्स या टिश्यूज का ट्रांसप्लांट करना। इतिहास में जीनो ट्रांसप्लांटेशन को हमेशा जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ह्यूमन इम्यून सिस्टम किसी भी विदेशी वस्तु को पहचानकर उसे खारिज करने में बेहद कुशल है। एनिमल ऑर्गन्स भले ही जैविक रूप से समान हों, हमेशा वायलेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस को उत्पन्न करते हैं। लेकिन एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग ने सब बदल दिया। अब वैज्ञानिक पिग डीएनए को इस तरह से बदल सकते हैं कि उनके ऑर्गन्स इंसानी शरीर के लिए अधिक कंपैटिबल हो जाएं। लूनी को जो किडनी मिली, उसमें 10 जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए गए थे, जो इम्यून रिजेक्शन को रोकने, ऑर्गन ग्रोथ को नियंत्रित करने और कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए आवश्यक थे। पिग जीन्स, जो आमतौर पर इंसानों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, उन्हें हटा दिया गया और ह्यूमन जीन्स को जोड़ा गया। यह ऑर्गन एक अग्रणी बायोटेक कंपनी रिवाइविकॉर द्वारा तैयार किया गया था। लूनी का मामला इसलिए भी अनूठा है क्योंकि सर्जरी के समय वो क्रिटिकली इल नहीं थीं। इससे वैज्ञानिकों को स्टेबल कंडीशंस में डेटा एकत्र करने का मौका मिला। यह प्रक्रिया FDA's कंपैशनेट यूज प्रोग्राम के तहत की गई, जो उन मरीजों को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की अनुमति देता है जिनके पास कोई अन्य स्टैंडर्ड विकल्प नहीं बचा होता। लेकिन यह सिर्फ एक महिला की रिकवरी की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के ऑर्गन शॉर्टेज क्राइसिस के लिए एक एक्शनेबल और स्केलेबल सॉल्यूशन की संभावना दर्शाता है। सिर्फ अमेरिका में ही 1 लाख से ज्यादा लोग ट्रांसप्लांट लिस्ट में हैं और उनमें से 80% से अधिक को किडनी चाहिए। हर दिन 17 लोग ऑर्गन न मिलने के कारण मर जाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग किडनीज के उपयोग से यह संकट समाप्त हो सकता है, वेटिंग टाइम कम होंगे और हजारों लोगों को नया जीवन मिलेगा। फिर भी इस सफलता के साथ चुनौतियां भी हैं। क्या पिग ऑर्गन्स दीर्घकालिक रूप से मानव शरीर में स्थिर रह पाएंगे? क्या क्रॉस स्पीशीज इन्फेक्शंस और अनप्रिडिक्टेबल इम्यून रिस्पॉन्सेस का खतरा है? क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और एथिकल डिलेमास इस क्षेत्र की प्रगति को रोकेंगे? एनिमल्स को ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग करना एक गहन नैतिक बहस का विषय है। फिर भी एक बात निश्चित है, पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस में एक वाटरशेड मोमेंट है। यह ब्रेक थ्रू यह दर्शाता है कि हम बायोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर तक मैनिपुलेट कर सकते हैं।
यह ह्यूमन रेजिलियंस, इनोवेशन और कोलैबोरेशन का उदाहरण है। भले ही यह यात्रा अभी जारी है, लेकिन हर सफल ट्रांसप्लांट के साथ हम उस दुनिया के और करीब आते जा रहे हैं जहां कोई भी ऑर्गन की प्रतीक्षा में मरता नहीं। 2024 को याद किया जाएगा उस वर्ष के रूप में जब हमने प्रजातियों के बीच की दूरी को पार करने का साहस किया जीवन बचाने के लिए। यह विज्ञान की संभावनाओं की सीमा को लांघने की कहानी है, एक ऐसी आशा की जो सबसे अप्रत्याशित स्रोत से निकल कर आती है, और एक ऐसे भविष्य की जहां कोई भी व्यक्ति उस ऑर्गन की प्रतीक्षा में डर से न मरे जो शायद कभी न आए। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का युग शुरू हो चुका है और इसका पोटेंशियल वाकई जीवन बदलने वाला है। Biggest breakthrough in computer science. कंप्यूटिंग में सबसे बड़ी खोजें, गूगल्स विलो चिप और क्वांटम भविष्य की शुरुआत। कंप्यूटर साइंस में होड़ के इस युग में एक क्रांतिकारी खोज बाकी सभी पर भारी है। एक ऐसा चिप जो इतनी शक्ति से भरपूर है कि ये मशीनों की संभावनाओं की सीमाओं को चुनौती देता है। गूगल का नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर विलो केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि ये समस्या समाधान के एक नए युग की झलक है, जहां असंभव और संभव की रेखाएं दोबारा खींची जा रही हैं। इस छलांग के मूल में छिपा है एक अद्भुत वादा, ऐसी समस्याओं को मिनटों में हल करने की क्षमता जिनमें दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को अरबों साल लगेंगे, यहां तक कि ब्रह्मांड की उम्र से भी अधिक। पर विलो की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग के मूल अंतर को जानना होगा। क्लासिकल बनाम क्वांटम कंप्यूटिंग। पारंपरिक कंप्यूटर चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हो, बिट्स पर आधारित होते हैं, जानकारी की मूल इकाइयां जो या तो 0, 0 या 1 होती हैं। हर गणना, हर फंक्शन, हर सॉफ्टवेयर इसी बाइनरी ढांचे के भीतर काम करता है। इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, एक क्रांतिकारी अवधारणा जहां ये इकाइयां एक साथ 0 और 1 दोनों रूपों में मौजूद रह सकती हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे क्वांटम फिनोमेना की बदौलत। सीधे शब्दों में कहें तो क्वांटम कंप्यूटर एक साथ अनगिनत संभावनाओं को प्रोसेस कर सकता है, जिससे कुछ खास समस्याओं के लिए इसकी कंप्यूटिंग शक्ति एक्सपोनेंशियल हो जाती है। विलो गेम चेंजर। दिसंबर 2024 में घोषित ये 105 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर 2 ऐतिहासिक मील के पत्थर छू चुका है, जिससे व्यवहारिक लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटिंग का रास्ता खुल गया है। एक अभूतपूर्व स्पीड। बेंचमार्क परीक्षणों में विलो ने ऐसे जटिल गणितीय सवाल हल किए जिनके लिए एक पारंपरिक सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन साल, 10 के बाद 24 शून्य लगते। विलो ने इसे 5 मिनट से भी कम में हल कर दिया। 2 क्वांटम एरर करेक्शन में प्रगति। क्यूबिट्स बेहद नाजुक होते हैं, गर्मी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज जैसी पर्यावरणीय बाधाएं इनके क्वांटम स्टेट्स को बिगाड़ सकती हैं, जिससे गलतियां होती हैं। पहले के क्वांटम प्रोसेसर्स अधिक क्यूबिट्स जोड़ने पर अस्थिर हो जाते थे, लेकिन विलो ने एडवांस्ड एरर करेक्शन एल्गोरिदम से इस बाधा को तोड़ दिया है। अब जैसे जैसे क्यूबिट्स जुड़ते हैं, सिस्टम और अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अब केवल सिद्धांत नहीं, हकीकत बन रहा है। भविष्य को आकार देने वाली शक्ति। एक ड्रग डिस्कवरी। विलो अणुओं के आपसी क्रियाकलापों को सटीकता से सिम्युलेट कर सकता है, जिससे नई दवाओं की खोज तेजी से हो सकती है, यहां तक कि ऐसी बीमारियों के लिए भी जिन्हें अब तक लाइलाज माना गया है। 2 मटीरियल साइंस। यह परमाणु संरचनाओं का मॉडल तैयार कर सकता है ताकि ऐसी सामग्री बनाई जा सके जो आज तक संभव नहीं थी, मजबूत, हल्की या अत्यधिक कंडक्टिव। 3 क्रिप्टोग्राफी। यह एक साथ खतरा और अवसर दोनों लाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स वर्तमान की सबसे उन्नत एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन वही तकनीक क्वांटम एन्क्रिप्शन को संभव बनाती है, जो सैद्धांतिक रूप से अटूट सुरक्षा प्रणाली का वादा करती है। 4 ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में क्वांटम एल्गोरिदम्स की मदद से लाखों वेरिएबल्स का विश्लेषण कर सबसे कुशल समाधान निकाले जा सकते हैं। क्वांटम की चुनौती, शक्ति के साथ जिम्मेदारी। जैसे हर महान खोज, विलो भी एक पैराडॉक्स को जन्म देता है, जहां असीम शक्ति के साथ एथिकल कंसर्न्स, सिक्योरिटी रिस्क्स और दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा ढांचा तैयार हो जो इस शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता से सुनिश्चित करे। फिर भी एक बात साफ है,
विलो केवल एक प्रोसेसर नहीं, ये एक संकेत है कि अब क्लासिकल कंप्यूटिंग की सीमाएं हमें नहीं रोकेंगी। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कल्पना कीजिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सूचना प्रोसेस न करे बल्कि उसे समझे, बातचीत की बारीकियां पकड़े, छिपे हुए अर्थों को पहचाने और भावनाओं को सटीक रूप से पहचान सके। ये अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि 2024 में तेजी से हकीकत बनती तकनीक है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मशीनें सिर्फ टूल नहीं, कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और डिसीजन मेकर्स बन रही हैं, जो इंसानों की तरह कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रही हैं। एआई में क्रांतिकारी बदलाव के 3 स्तंभ। 1. कॉन्ट्रास्टिव डिकोडिंग। ये एआई को ये सिखाता है कि वो प्रासंगिक और अप्रासंगिक जानकारी में अंतर कर सके, न केवल शब्दों का अर्थ समझे बल्कि वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इससे हलुसिनेशंस घटती हैं, स्पष्टता बढ़ती है और प्रतिक्रियाएं ज्यादा सटीक लगती हैं। 2. मल्टीमोडल इंटीग्रेशन। एआई अब एक साथ टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो को प्रोसेस कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक एआई एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हुए साथ लगे ग्राफ से डेटा निकाल सकता है और वीडियो से भावनाएं भी समझ सकता है। 3. एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट विंडोज। अब एडवांस्ड एआई मॉडल्स एक बार में 1 मिलियन टोकन्स तक की जानकारी याद रख सकते हैं, जैसे कि पूरी किताब पढ़कर उसे याद रखना। इससे लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस में स्थायित्व और गहराई आती है। व्यवहारिक दुनिया में बदलाव। 1. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). एआई अब केवल शब्दों में नहीं, इंटेंट में भी पारंगत हो रहा है। ट्रांसलेशन टूल्स अब स्थानीय बोलियों और कल्चरल न्यूआंसेस को बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं। 2. पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। एआई अब केवल इतिहास के आधार पर सुझाव नहीं देता, बल्कि ये जान सकता है कि क्यों, कब और कैसे आपको किसी चीज की जरूरत होगी। 3. हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। अब एआई मरीज की वर्षों पुरानी रिपोर्ट, हाल के लैब रिजल्ट्स और परामर्श के दौरान स्वर के बदलाव तक को क्रॉस रेफरेंस कर सकता है। फाइनेंशियल एआई अब केवल मार्केट डेटा नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी समझने लगा है। 2024 एआई का दार्शनिक सवाल, 2024 दिया गया है। जैसे एआई हमें बेहतर समझने लगा है, एक सवाल और बड़ा होता जा रहा है। इतिहास में पहली बार सच में हमें समझते हैं जीवन के या बस मॉलिक्यूलर बखूबी मशीनरी नकल को करते हैं? अद्भुत सटीकता के और साथ अगर मशीनें और इंसानी डिजाइन करने संवाद की के क्षमता बराबर हासिल हो की जाएं, है। तो यह प्राइवेसी, उपलब्धि केवल मैनिपुलेशन विज्ञान में एक और कदम आगे डिपेंडेंसी नहीं जैसे है। नैतिक यह सवाल भविष्य की ज्यादा ओर एक तीव्र हो छलांग जाते है, हैं। जहां बीमारियों का इलाज एआई उनकी का जड़ से किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग दवाइयां केवल एक एटॉमिक स्तर तकनीकी पर उन्नति डिजाइन की नहीं, जा सकती हैं बल्कि और पूरी एक तरह से मूलभूत नए बदलाव है। बायोलॉजिकल टूल्स बनाए जा इंसानों सकते और हैं मशीनों जो के दुनिया रिश्ते की में सबसे बड़ी हम उस समस्याओं से मोड़ लड़ पर हैं सकें। जहां इस मशीनें परिवर्तन के हमारी केंद्र में बातों, हैं डेविड भावनाओं बेकर और इरादों डेमिस को हसाबिस समझने लगी और हैं। जॉन जंपर, ये जिनके बदलाव प्रोटीन केवल स्ट्रक्चर तकनीक में प्रेडिक्शन नहीं, में हमारे क्रांतिकारी रिश्तों कार्य में को भी बदलाव लाएगा। 2024 का नोबेल प्राइज इन AI केमिस्ट्री मिला। integration in प्रोटीन drug discovery और बायोलॉजी के battery अनसंग design। हीरोज। सोचिए जरा, प्रोटीन्स क्या हर हो सेलुलर अगर जीवन जीवन बचाने बचाने वाली होते हैं, दवाइयां चाहे दशकों DNA की की बजाय मरम्मत कुछ हो वर्षों या में संक्रमण विकसित से की जा लड़ना। सके। क्या लेकिन हो उनकी अगर हमारे कार्य क्षमता एक स्मार्टफोन्स और महत्वपूर्ण चीज इलेक्ट्रिक पर कार्स निर्भर की करती है, बैटरियां उनका दोगुनी देर आकार। तक चलें और प्रोटीन्स मिनटों में दरअसल चार्ज हो अमीनो जाएं। एसिड्स की ये चेन कोई होती हैं, काल्पनिक जो सपने एक नहीं जटिल हैं। 3D ये स्ट्रक्चर में आज की फोल्ड होती हकीकत हैं। बनते जा रहे यही हैं फोल्डिंग और प्रक्रिया इसका तय श्रेय करती जाता है है कि प्रोटीन क्या आर्टिफिशियल कर सकता है इंटेलिजेंस को। और क्या नहीं। एआई केवल इन प्रोटीन क्षेत्रों को फोल्डिंग बेहतर प्रॉब्लम नहीं बना दशकों रहा, तक बायोलॉजी बल्कि की इन्हें सबसे पूरी बड़ी तरह पहेलियों बदल में रहा से है। एक रही। ये उन अमीनो रुकावटों एसिड को पार कर सीक्वेंस से रहा है सीधे जो प्रोटीन की पहले 3D असंभव स्ट्रक्चर को लगती प्रेडिक्ट थी। करना। फार्मास्यूटिकल्स डेविड और बेकर और बैटरी रोजेटा का डिजाइन, योगदान। ये दोनों इंडस्ट्रीज डेविड बेकर दशकों से यूनिवर्सिटी ऑफ एक जैसी वॉशिंगटन के समस्या एक से जूझ पायनियर रहे है हैं। कंप्यूटेशनल समय, प्रोटीन डिजाइन एक में। नई दवा विकसित और करने उनकी में टीम ने 10 साल से रोजेटा ज्यादा नामक एक और सॉफ्टवेयर अरबों suite डॉलर विकसित खर्च किया, होते हैं, जो न और सिर्फ तब भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, फेलियर रेट होता बल्कि है नए क्लिनिकल प्रोटीन्स ट्रायल्स डिजाइन में। भी कर सकता है। दूसरी ओर आज बेहतर रोजेटा रोजेटा से से बनाना बनाए गए एक डिजाइनर अंतहीन प्रोटीन्स का ट्रायल एंड इस्तेमाल एरर प्रक्रिया एडवांस्ड है, वैक्सीन्स, जिसमें वर्षों की लैब टेस्टिंग और यहाँ तक कि पेरिमेंटिंग प्लास्टिक लगती को है। तोड़ने वाले ये प्रक्रियाएं एनवायरमेंटल इनोवेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। एआई से जब जीवन तक की कि भाषा AI ने पढ़ना। हस्तक्षेप नहीं दूसरी किया। ओर डीप माइंड के AI और डेमिस ड्रग हसाबिस डिस्कवरी और जॉन जंपर द्वारा दवा विकसित विकास AlphaFold ने ऐसा है इस जैसे क्षेत्र में सुई को क्रांति घास ला के दी। ढेर में खोजना, एडवांस्ड जहां आर्टिफिशियल वैज्ञानिक इंटेलिजेंस की हजारों मदद से कंपाउंड्स टेस्ट करते AlphaFold हैं कुछ ही ताकि मिनटों एक में कारगर एटॉमिक इलाज मिले। एक्यूरेसी के साथ पर प्रोटीन AI इस स्ट्रक्चर्स को प्रक्रिया प्रेडिक्ट को कर पूरी सकता तरह है। पलट देता जहां है। पहले मशीन एक लर्निंग स्ट्रक्चर खोजने में सालों लग जाते थे, बायोलॉजिकल और आज केमिकल वैज्ञानिक जानकारी के लाखों विशाल प्रोटीन डेटा स्ट्रक्चर्स की सेट्स को डेटाबेस तक विश्लेषित पहुंच करते सकते हैं हैं, और जिससे ऐसे ड्रग पैटर्न्स और डिस्कवरी, कनेक्शंस सिंथेटिक खोजते हैं बायोलॉजी जो और इंसान जेनेटिक मिस कर रिसर्च में सकता तेजी है। आई है। उदाहरण के नई लिए बायोलॉजिकल इन दुनिया का सिट्रो, निर्माण। एक AI ड्रिवन अब बायोटेक विज्ञान सिर्फ कंपनी है। खोज नहीं कर इनकी रहा, प्लेटफॉर्म वह रचना कर लाखों रहा है। केमिकल और नेचर में बायोलॉजिकल मौजूद मार्कर्स
के वहीं रहने डेटा वाले पॉइंट्स को प्रोटीन्स प्रोसेस को करती डिजाइन है किया जा रहा और ये है। भविष्यवाणी बीमारियों करती से है लड़ने, कि कौन से पृथ्वी को साफ कंपाउंड्स करने दवाओं और के रूप में sustainable सफल होने की biofuels बनाने के संभावना लिए। रखते हैं। लेकिन जो यह काम शक्ति पहले सालों जिम्मेदारी की भी लैब लाती टेस्टिंग है। में होता क्या था, हमें वो सिंथेटिक अब प्रोटीन हफ्तों से में संभव इंसानी हो रहा क्षमताओं है। को बढ़ाना इसका चाहिए? परिणाम है अगर कोई तेज डिजाइन विकास, प्रोटीन नेचर में अधिक सटीकता असामान्य व्यवहार और करे भारी तो क्या लागत की होगा? बचत। बेकर, AI केवल हसाबिस संभावित और दवा को जंपर को मिला ढूंढता ही नोबेल नहीं, प्राइज ये न भी केवल सिमुलेट वैज्ञानिक करता प्रतिभा है की कि पहचान वो है, दवा इंसानी बल्कि शरीर यह के मानव साथ इतिहास कैसे के एक इंटरैक्ट निर्णायक करेगी, मोड़ का क्या संकेत साइड भी है। इफेक्ट्स हो सकते हैं और कौन से केमिकल मॉडिफिकेशंस इसे और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसका मतलब है कम विफल ट्रायल्स, कम बर्बादी और अधिक सुरक्षित एवं सुलभ उपचार मरीजों के लिए। AI और बैटरी डिजाइन। अब बात करते हैं बैटरी डिजाइन की, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। बैटरियां मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स तक, हर चीज में। लेकिन इन बैटरियों को बेहतर बनाना बहुत धीमी प्रक्रिया रही है। पारंपरिक तरीके भारी भरकम फिजिकल टेस्टिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पर आधारित हैं। AI ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब AI संचालित मॉडल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में बैटरी के व्यवहार को सिम्युलेट करते हैं और प्रयोगशाला में जितना समय लगेगा उसका एक अंश लेकर ही लाखों संभावित मटेरियल्स को स्क्रीन कर लेते हैं। ये मॉडल उनकी प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को बहुत सटीकता से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर क्वांटम एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म ये AI को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से जोड़ता है ताकि जटिल डेटा सेट्स का विश्लेषण कर अधिक प्रभावी रिचार्जेबल बैटरी मटेरियल्स खोजे जा सकें। वहीं केमिक्स जैसी स्टार्टअप्स AI का उपयोग बैटरियां डिजाइन करने में कर रही हैं जो प्रदर्शन, लागत और टिकाऊपन के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड हों। इससे मिल सकते हैं तेजी से चार्ज होने वाली बैटरियां, लंबी बैटरी लाइफ और पर्यावरण पर कम प्रभाव। AI और सस्टेनेबिलिटी। AI न केवल बैटरियों को बेहतर बना रहा है बल्कि एक और गंभीर चुनौती से निपटने में मदद कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी। पारंपरिक बैटरियां अक्सर दुर्लभ और एनवायरमेंटली हार्मफुल मटेरियल्स पर निर्भर करती हैं। AI ऐसे ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकता है जिससे कोबाल्ट और अन्य सीमित संसाधनों पर निर्भरता घटे। साथ ही AI पुराने बैटरियों के रिसाइकलिंग को ऑप्टिमाइज करके उसमें से कीमती सामग्री कुशलता से निकाल सकता है। AI की चुनौतियां। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ एक पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस भी आता है। AI स्वयं भी चुनौतियों से अछूता नहीं है। AI को विशाल मात्रा में डेटा और भारी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिससे एनर्जी कंजम्पशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे सवाल उठते हैं। साथ ही AI अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। ये परिणाम दे सकता है पर स्पष्ट नहीं करता कि उसने कैसे उस निष्कर्ष तक पहुंचा। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विश्वास की समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर जैसे क्षेत्र में जैसे मेडिसिन और एनर्जी। AI का असल वर्ल्ड इम्पैक्ट। हालांकि इनके बावजूद AI का वास्तविक दुनिया पर प्रभाव अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता। हेल्थ केयर में AI पावर्ड सिस्टम्स जटिल बीमारियों जैसे अल्जाइमर्स और ALS के लिए संभावित उपचार खोज रहे हैं, वहां उम्मीद जगा रहे हैं जहां पारंपरिक तरीके असफल रहे। एनर्जी स्टोरेज में AI ड्रिवन मटेरियल्स हमें उस लक्ष्य के करीब ला रहे हैं जिसे हम सस्ती, लंबी चलने वाली और कुशल बैटरियों का पवित्र ग्रेल कहते हैं। AI विज्ञान में नया मोड़। पर यहाँ असली तस्वीर ये है, ये केवल छोटे सुधार नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है कि हम विज्ञान और इनोवेशन के बारे में कैसे सोचते हैं। AI केवल एक टूल नहीं रहा, ये एक सहयोगी साथी बन गया है जो मानव बुद्धि को बढ़ा रहा है और ऐसे आविष्कारों को तेजी से ला रहा। AI ड्रिवन क्लाइमेट मॉडलिंग में प्रगति, बढ़ते तापमान, अनपेक्षित तूफानों और तेज होती जंगलों की आग के बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम अपने ग्रह का भविष्य पूरी सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें उस जवाब के पहले से कहीं ज्यादा करीब ले जा रही है। हम केवल अगले हफ्ते के मौसम की भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की भविष्यवाणी करने की जो दशकों बाद घट सकते हैं, और वो भी अभूतपूर्व सटीकता के साथ। और ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ऐसा मोड़ जो हमें तैयार होने, अनुकूल होने और शायद कुछ सबसे विनाशकारी क्लाइमेट चेंज प्रभावों को रोकने की ताकत देता है। दशकों से वैज्ञानिक पारंपरिक क्लाइमेट मॉडल्स पर निर्भर रहे हैं। ये बड़े पैमाने के सिमुलेशंस होते हैं जो भौतिकी के समीकरणों पर आधारित होते हैं और वायुमंडल, महासागरों और जमीन के बीच की जटिल बातचीत को मैप करते हैं। इन मॉडलों ने बहुत कुछ स्पष्ट किया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज और बदलते मौसम के पैटर्न, लेकिन इनमें कुछ सीमाएं भी हैं।
ये मॉडल बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल संसाधनों की मांग करते हैं। अक्सर एक ही परिदृश्य को सिम्युलेट करने में सुपर कंप्यूटर्स को हफ्तों लग जाते हैं, और जब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को अच्छे से पकड़ते हैं तब ये अक्सर लोकलाइज्ड फिनोमेना जैसे किसी हरिकेन का सटीक रास्ता या किसी शहर में हीट वेव की संभावना को सही से पकड़ नहीं पाते। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आती है और ये क्लाइमेट साइंस के नियमों को ही बदल रही है। भौतिक समीकरणों पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय एआई मॉडल्स को विशाल डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया जाता है, हिस्टोरिकल वेदर रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट इमेजरी आदि, जिससे ये पैटर्न पहचानते हैं और नतीजों की भविष्यवाणी करते हैं, वो भी आश्चर्यजनक स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। ये मॉडल इतनी भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं जितना पारंपरिक मॉडल कर ही नहीं सकते, और इस तरह ऐसी इंसाइट सामने आती हैं जो पहले शोर में छिपी हुई थीं। सबसे प्रभावशाली प्रगति में से एक रही है एक्सेलरेटेड प्रेडिक्शंस। अब एआई पावर्ड क्लाइमेट मॉडल्स वो परिदृश्य जो 100 साल तक फैले होते हैं, उन्हें पारंपरिक मॉडलों की तुलना में 25 गुना तेज गति से सिम्युलेट कर सकते हैं, वो भी सटीकता से समझौता किए बिना। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक अधिक सिमुलेशन चला सकते हैं, ज्यादा परिदृश्य तलाश सकते हैं और भविष्यवाणियों को तेजी से सुधार सकते हैं, जो कि आज की तेज बदलती दुनिया में बेहद जरूरी है। लेकिन केवल स्पीड ही सफलता नहीं है, एआई अभूतपूर्व एक्यूरेसी भी ला रहा है। दशकों के क्लाइमेट डेटा को विश्लेषित करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अब बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं, जैसे किसी हरिकेन की दिशा, किसी हीट वेव की तीव्रता या प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट यानी लंबे सूखे की संभावना। ये प्रगति पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में शामिल की जा रही हैं, जिससे समुदाय बेहतर तैयारी कर पाते हैं और आपदाओं का सामना अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इसके अलावा एआई का हाई रेजोल्यूशन मॉडलिंग में भी जबरदस्त योगदान है। जहां पारंपरिक मॉडल अक्सर स्थानीय स्तर की जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि कंप्यूटिंग पावर की सीमा होती है, वहीं एआई फाइन स्केल फिनोमेना को पकड़ सकता है, जैसे कोई तूफान किसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे टकराएगा या ओशन करंट्स किसी क्षेत्रीय तापमान को कैसे प्रभावित करेंगे। ये डिटेल्स केवल रोचक नहीं हैं, ये निर्णय लेने के लिए अनिवार्य हैं। अब सरकारें, किसान और अर्बन प्लानर्स इन सटीक जानकारियों का इस्तेमाल करके ज्यादा रेजिलिएंट सिटीज बना सकते हैं, वाटर यूसेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और वल्नरेबल इकोसिस्टम्स की रक्षा कर सकते हैं। 2024 की एक बेहतरीन खोज रही हाइब्रिड एआई फिजिक्स मॉडल्स का विकास। ये सिस्टम एआई की रॉ कंप्यूटेशनल पावर को पारंपरिक फिजिक्स बेस्ड मॉडल्स की सटीकता के साथ मिलाते हैं। ये एआई को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक सहायक बनाता है जो पारंपरिक मॉडलों की कमियों को भरता है। उदाहरण के लिए AI2 क्लाइमेट एम्यूलेटर AC बहुत कम कंप्यूटेशनल ऊर्जा में ग्लोबल एटमॉस्फेरिक मॉडल्स को एम्यूलेट कर सकता है, जिससे ये अत्याधुनिक भविष्यवाणियां और भी सुलभ और टिकाऊ बनती हैं। हालांकि एआई का क्लाइमेट साइंस में एकीकरण पूरी तरह से चुनौतियों से मुक्त नहीं है। यहाँ एक पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस है। एआई एक ओर जहां क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर इसके लिए विशाल कंप्यूटेशनल संसाधनों की जरूरत होती है जो खुद एनर्जी कंजम्पशन और कार्बन एमिशंस बढ़ा सकते हैं। यानी जिस उपकरण से हम ग्रह को बचा रहे हैं उसका अपना एक पर्यावरणीय मूल्य भी है। ये विरोधाभास हमें प्रेरित करता है कि हम और भी स्मार्ट, एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम्स बनाएं और टेक कंपनीज में पारदर्शी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अपनाएं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद फायदे नुकसान से कहीं अधिक हैं। एआई पावर्ड क्लाइमेट मॉडल्स की मदद से सरकारें भरोसेमंद भविष्य को देखने वाली डेटा के आधार पर नीतियां बना सकती हैं। शहर अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे वाटर सप्लाई को स्थिर बनाए रखना और एनर्जी ग्रिड्स को मौसम के उतार चढ़ाव से बचाना। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, समुदाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। जिस एआई ड्रिवन ऑटोनोमस सिस्टम्स में हो रही प्रगति। क्या होता है जब मशीनें सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करती बल्कि निर्णय लेना भी शुरू कर देती हैं? जब वाहन खुद ही केओटिक सिटी स्ट्रीट्स में चलाते हैं, ड्रोन्स दूर दराज के इलाकों में आवश्यक सामान पहुंचाते हैं और फैक्ट्रियां पूरी तरह रोबोटिक प्रिसिजन के साथ बिना मानव हस्तक्षेप के चलती हैं, तो ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये वर्तमान की सच्चाई है। और इसका संचालन कर रहे हैं एआई ड्रिवन ऑटोनोमस सिस्टम्स। हम एक क्रांति के कगार पर खड़े हैं, एक ऐसी क्रांति जहां मशीनें केवल हमारी सहायता नहीं करती बल्कि हमारे साथ सहयोग, पूर्वानुमान और तत्काल अनुकूलन भी करती हैं।
ऑटोनोमस सिस्टम्स अब केवल शोध प्रयोगशालाओं या टेक्नोलॉजी प्रदर्शनियों तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे शहरों, उद्योगों और यहाँ तक कि घरों में भी सक्रिय रूप से उपयोग हो रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन केवल सुविधा की बात नहीं है, ये इस बात को पुनर्परिभाषित करने की प्रक्रिया है कि हम अपने परिवेश के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। पहले की तुलना में ऑटोनोमस सिस्टम्स ने लंबा सफर तय किया है। पहले मशीनें केवल पहले से तय प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का पालन करती थीं, सीमित लचीलापन और दोहराव वाले कार्य। लेकिन आज के ऑटोनोमस सिस्टम्स, जो कि उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स द्वारा संचालित हैं, तत्काल निर्णय लेने, अनुभव से सीखने और अत्यधिक अनिश्चित परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं। इस विकास का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को, जो इन सिस्टम्स को लगभग तुरंत नई चुनौतियों के अनुसार अनुकूल होने की क्षमता देता है। चाहे वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार हो जो अचानक सामने आए किसी पेडेस्ट्रियन को भांप ले, या एक ड्रोन जो जटिल मौसम स्थितियों में नेविगेट कर सके। आज जो डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी हम देख रहे हैं वो अब भूतपूर्व है। 2024 में हमें ऐसी ब्रेक थ्रूज देखने को मिली हैं जो इन सिस्टम्स को मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के करीब ला रही हैं। 1. डिसीजन मेकिंग में उन्नति। आज के एआई एल्गोरिदम्स ऐसी सटीकता पर पहुंच चुके हैं जो कुछ साल पहले कल्पना से परे थी। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स अब जटिल शहरी चौराहों को पार कर सकते हैं, मनुष्यों की सूक्ष्म जेस्चर्स को समझ सकते हैं और एम्बिगुअस सिनारियोज का भी सही उत्तर दे सकते हैं, जो पारंपरिक ऑटोमेशन के लिए कठिन था। 2. इंटीग्रेशन विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs). अब इन ऑटोनोमस सिस्टम्स में ऐसे एआई मॉडल्स जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें इंसानों से बेहतर संवाद करने में सक्षम बना रहे हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे ड्रोन्स जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं, या फैक्ट्री रोबोट्स जो वास्तविक समय में स्पोकन कमांड्स का पालन कर सकते हैं। ये केवल एक टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, बल्कि एक यूजेबिलिटी रेवोल्यूशन है। 3. ऑटोनोमस व्हीकल्स में उन्नति। टेस्ला और वेमो जैसी कंपनियां ऐसी प्रणालियां विकसित कर रही हैं जो फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आम सड़कों पर प्रचलित बना रही हैं। इन प्रगतियों के साथ कम एक्सीडेंट्स, बेहतर लॉजिस्टिक्स और टिकाऊ अर्बन मोबिलिटी अब हमारी पहुंच के भीतर लगती है। लेकिन यहीं से चीजें जटिल होती जाती हैं। जैसे जैसे ये सिस्टम्स अधिक स्मार्ट और सक्षम होते जा रहे हैं, हमारी उन पर निर्भरता भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, और उसी के साथ रिस्क भी। अगर एक ऑटोनोमस व्हीकल जीवन को प्रभावित करने वाला निर्णय लेता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये सिस्टम्स बायसेस, एरर्स या मैनिपुलेशन से मुक्त हों? ये विरोधाभास केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये व्यवहारिक भी है। हम ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जिन पर हमें अत्यधिक भरोसा करना होगा, पर जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह समझ नहीं सकते। यहाँ एक्सप्लेनेबल एआई सिस्टम्स एक अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे सिस्टम्स जो ये विवरण दे सकें कि उन्होंने किसी विशेष निर्णय को क्यों लिया। एआई ड्रिवन ऑटोनॉमी का प्रभाव। 1. ट्रांसपोर्टेशन। ऑटोनोमस व्हीकल्स सुरक्षित सड़कों, कम ट्रैफिक कंजेशन और तेज डिलीवरी नेटवर्क्स का वादा करते हैं, लेकिन रेगुलेटरी हर्डल्स, पब्लिक ट्रस्ट और एज केस एथिकल डिसीजंस अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। 2. मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्रियां अब ऐसे ऑटोनोमस रोबोट्स अपना रही हैं जो 24/7 काम कर सकते हैं, कम निगरानी में अधिक उत्पादकता के साथ। परंतु इसके साथ आता है जॉब डिस्प्लेसमेंट और कर्मचारियों के रीस्किलिंग की जरूरत। 3. हेल्थ केयर। ऑटोनोमस सिस्टम्स अब सर्जरीज में सहायता कर रहे हैं, पेशेंट्स की दूर से निगरानी कर रहे हैं और आपातकाल में दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ये अनुप्रयोग हेल्थ केयर को नया रूप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहद कठोर परीक्षण और फेल प्रूफ रिलायबिलिटी अनिवार्य है। 4. लॉजिस्टिक्स। एआई प्रबंधित ड्रोन्स और ट्रक्स अब आपूर्ति श्रृंखलाओं को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, डिलीवरी समय घटा रहे हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम कर रहे हैं। इनका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया के उद्योगों पर महसूस किया जा रहा है। लेकिन इतनी शक्ति के साथ आती है उतनी ही जिम्मेदारी। एथिकल डिलेमास। क्या एआई उचित और निष्पक्ष निर्णय ले रहा है, खासकर लाइफ एंड डेथ स्थितियों में? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। जैसे जैसे सिस्टम्स और इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं, वे साइबर अटैक्स के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जहां ऑटोनॉमिक उत्पादकता बढ़ाती है, वहीं ये ट्रेडिशनल जॉब मार्केट्स को भी बाधित करती है। समाज को इस बदलाव के लिए पूर्व दृष्टि और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। निष्कर्ष। Biggest breakthrough in chemistry. केमिस्ट्री में सबसे बड़ी खोजें। नोबेल प्राइज 2024। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 दिया गया है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन और डिजाइन में अभूतपूर्व सफलता के लिए।
इतिहास में पहली बार मानवता ने जीवन के मॉलिक्यूलर मशीनरी को अद्भुत सटीकता के साथ प्रिडिक्ट और डिजाइन करने की क्षमता हासिल की है। यह उपलब्धि केवल विज्ञान में एक कदम आगे नहीं है, यह भविष्य की ओर एक छलांग है, जहां बीमारियों का इलाज उनकी जड़ से किया जा सकता है, दवाइयां एटॉमिक स्तर पर डिजाइन की जा सकती हैं और पूरी तरह से नए बायोलॉजिकल टूल्स बनाए जा सकते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं से लड़ सकें। इस परिवर्तन के केंद्र में हैं डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, जिनके प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में क्रांतिकारी कार्य को 2024 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला। प्रोटीन्स, बायोलॉजी के अनसंग हीरोज। प्रोटीन्स हर सेलुलर प्रक्रिया के इंजन होते हैं, चाहे डीएनए की मरम्मत हो या संक्रमण से लड़ना। लेकिन उनकी कार्यक्षमता एक महत्वपूर्ण चीज पर निर्भर करती है, उनका आकार। प्रोटीन्स दरअसल अमीनो एसिड्स की चेन होती हैं जो एक जटिल 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होती हैं। यही फोल्डिंग प्रक्रिया तय करती है कि प्रोटीन क्या कर सकता है और क्या नहीं। प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम दशकों तक बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक रही, अमीनो एसिड सीक्वेंस से सीधे प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना। डेविड बेकर और रोजेटा का योगदान। डेविड बेकर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक पायनियर हैं कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में। उन्होंने और उनकी टीम ने रोजेटा नामक एक सॉफ्टवेयर स्वीट विकसित किया जो न सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकता है बल्कि नए प्रोटीन्स डिजाइन भी कर सकता है। आज रोजेटा से बनाए गए डिजाइनर प्रोटीन्स का इस्तेमाल एडवांस्ड वैक्सीन्स, नई कैंसर थेरेपीज और यहां तक कि प्लास्टिक को तोड़ने वाले एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस में किया जा रहा है। अल्फाफोल्ड, एआई से जीवन की भाषा पढ़ना। दूसरी ओर डीप माइंड के डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर द्वारा विकसित अल्फाफोल्ड ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अल्फाफोल्ड कुछ ही मिनटों में एटॉमिक एक्यूरेसी के साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। जहां पहले एक स्ट्रक्चर खोजने में सालों लग जाते थे, आज वैज्ञानिक लाखों प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं, जिससे ड्रग डिस्कवरी, सिंथेटिक बायोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च में तेजी आई है। नई बायोलॉजिकल दुनिया का निर्माण। अब विज्ञान सिर्फ खोज नहीं कर रहा, वह रचना कर रहा है। नेचर में मौजूद नहीं रहने वाले प्रोटीन्स को डिजाइन किया जा रहा है, बीमारियों से लड़ने, पृथ्वी को साफ करने और सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। लेकिन यह शक्ति जिम्मेदारी भी लाती है। क्या हमें सिंथेटिक प्रोटीन से इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए? अगर कोई डिजाइन्ड प्रोटीन नेचर में असामान्य व्यवहार करे तो क्या होगा? बेकर, हसाबिस और जंपर को मिला नोबेल प्राइज न केवल वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान है, बल्कि यह मानव इतिहास के एक निर्णायक मोड़ का संकेत भी है। ऊर्जा भंडारण का भविष्य। ऊर्जा भंडारण में एक नया युग शुरू हो रहा है जो रीडिफाइन कर सकता है कि हम अपनी दुनिया को कैसे पावर करते हैं, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पूरे शहरों तक। इस क्रांति का केंद्र है सॉलिड स्टेट बैटरीज। ये पारंपरिक लिथियम आयन टेक्नोलॉजी का मात्र अपडेट नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई सोच है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स जो डेकेड से हमारी बैटरीज में थे, फ्लेमेबल होते हैं और एनर्जी डेंसिटी व चार्जिंग स्पीड को सीमित करते हैं। लेकिन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स इन समस्याओं को दूर करते हैं, जिससे मिलती है एनहांस्ड सेफ्टी, ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी, तेज चार्जिंग। सॉलिड स्टेट बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज पर दुगनी दूरी तय कर सकती है और मिनट्स में रिचार्ज हो सकती है। 2024 में क्रांतिकारी प्रगति। हुंडई ने 2024 में अपने ऑल सॉलिड स्टेट बैटरीज के कमर्शियल प्रोडक्शन की घोषणा की। साथ ही क्वांटम स्कीप ने अपना QC5 प्रोटोटाइप पेश किया, जो सिर्फ एक बैटरी नहीं बल्कि संभावनाओं की नई परिभाषा है। एडवांस्ड मटेरियल साइंस में रिसर्चर्स ने इनऑर्गेनिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ब्रेक थ्रूज हासिल किए हैं। फिर भी चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। मास प्रोडक्शन की जटिलताएं, मटेरियल स्टेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी। परंतु ये चुनौतियां भी इस टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को कम नहीं कर सकती। भविष्य की ऊर्जा स्वच्छ, स्थायी और सशक्त। सॉलिड स्टेट बैटरीज केवल बेहतर डिवाइसेस या कार्स का वादा नहीं करती, ये फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता घटा सकती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड्स में बेहतर इंटीग्रेट कर सकती हैं और पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सकती हैं। यह केवल अगला एवोल्यूशन नहीं है, ये नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और 2024 की गेम चेंजिंग खोज। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पिछले कई वर्षों से एक अदृश्य संकट रहा है। हर साल लाखों जानें इस वजह से खतरे में पड़ती हैं। लेकिन 2024 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एंटीबायोटिक खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया।
एक पूरी तरह से नया एंटीबायोटिक क्लास जो सबसे खतरनाक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को भी हरा सकता है। LPH, बैक्टीरिया की अकिलीज हील। युप्साला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नया बैक्टीरियल प्रोटीन खोजा, LPH। ये प्रोटीन बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है, जो उन्हें एंटीबायोटिक से बचाता है। LPH को टारगेट करने वाला नया एंटीबायोटिक मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, बैक्टीरिया की रक्षा प्रणाली कोलैप्स कर जाती है। ये नया तरीका इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि बैक्टीरिया ने अब तक इसके खिलाफ कोई प्रतिरक्षा विकसित नहीं की है। एनेबल और एनेबल 2 जैसे इनिशिएटिव्स का महत्व। ये खोज अकेले नहीं हुई, ये संभव हो सका ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे एनेबल और एनेबल 2 की वजह से, पब्लिकली फंडेड प्रोग्राम्स जो एंटीबायोटिक रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। एक वैश्विक जीत, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। हालांकि खोज अद्भुत है, लेकिन चैलेंजेस बाकी हैं। ह्यूमन ट्रायल्स की जरूरत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ग्लोबल एक्सेस और सबसे जरूरी बात, इन दवाओं का सही उपयोग। अगर मिसयूज हुआ तो रेजिस्टेंस दोबारा उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष, विज्ञान की जीत, मानवता की जीत। LPH को टारगेट करने वाला ये नया एंटीबायोटिक क्लास केवल एक चिकित्सा खोज नहीं है, ये मानवता को समय खरीदने का एक तरीका है। ये ब्रेक थ्रू हमें ये सिखाता है कि स्वास्थ्य में इनोवेशन विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इस जीत के साथ हम अंधकार से थोड़ा और दूर जाते हैं और भविष्य की ओर एक मजबूत, सुरक्षित कदम रखते हैं।